सुशांत केस के आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती पर सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। सीबीआई ने सुशांत केस की जांच शुरू होने के 8वें दिन मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया। पहली बार रिया से पूछताछ कर रही सीबीआई ने डीआरडीओ गेस्ट हाउस में करीब 10 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान रिया और सुशांत के रिश्तों से लेकर दोनों के अलग होने से जुड़े कई सवाल सीबीआई ने पूछे। बताया गया कि सीबीआई के हर सवाल के जवाब में रिया ने खुद को निर्दोष बताया। रिया से आज फिर से सीबीआई पूछताछ करेगी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीबीआई ने रिया से 10 घंटे तक पूछताछ की और ये पूछताछ सीबीआई ने डीआरडीओ गेस्ट हाउस में करीब 10 घंटे तक की। इस दौरान रिया ने अपने और सुशांत के रिश्तों को लेकर कई बातें बताई और दोनों के अलग होने से जुड़े कई सवाल जब सीबीआई ने पूछे तो उनके जवाब भी दिए। ये कहा जा रहा है कि रिया ने सीबीआई के हर सवाल के जवाब में खुद को निर्दोष बताया। रिया से आज फिर से सीबीआई पूछताछ कर सकती है। रिया से मुंबई के डीआरडीओ गेस्ट हाउस में कल सुबह से पूछताछ शुरू हो गई थी। सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक रिया से जो सवाल पूछे गए उनमें ज्यादातर सुशांत और उनके रिश्तों के बारे में थे। सीबीआई ने रिया से पूछा 8 जून को सुशांत के साथ रिश्ता तोड़ने की असल वजह क्या थी और इसके बाद 14 जून को सुशांत ने रात 2 बजे फोन किया तो कोई इमरजेंसी क्यों नहीं लगी। 9 जून से 13 जून के बीच किसी स्टाफ को फोन क्यों नहीं किया गया। और भी आगे पूछा कि 9 जून से 13 जून तक सुशांत की तबीयत के बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं ली। 9 जून को शौविक ने सुशांत की कॉल के बारे में बताया तो सुशांत को फोन क्यों नहीं किया गया। सीबीआई सूत्रों ने दावा किया कि रिया ने इनमें किसी भी सवाल का सही तरीके से जवाब नहीं दिया बल्कि हर सवाल में खुद को निर्दोष बताती रही। सिर्फ रिया से नहीं, कल सीबीआई ने उनके भाई शौविक से भी सुबह से लेकर देर रात तक पूछताछ की। शौविक से भी सीबीआई ने करीब 10 घंटे तक सवाल किए। कल सुबह जब रिया को पूछताछ के लिए बुलाया गया तो शौविक भी उसके साथ ही डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचा और फिर रात करीब 9 बजे दोनों सीबीआई की पूछताछ खत्म होने के बाद अपने घर वापस लौटे। मुंबई के डीआरडीओ गेस्ट हाउस में सीबीआई की पूछताछ खत्म होने के बाद वहां से निकली रिया सीधे सांता क्रूज पुलिस स्टेशन पहुंची। इस दौरान उनके भाई शौविक भी उनके साथ थे। वहां पहुंचकर रिया ने पुलिस में मीडिया की शिकायत की और सुरक्षा की गुहार लगाई। रिया ने आरोप लगाया कि मीडिया की वजह से उनके घर के बाहर भीड़ रहती है और दूसरे लोगों को इससे परेशानी होती है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में एक दिन पहले सहकारी ग्राम विकास बैंक के शाखा प्रतिनिधि चुनाव के नामांकन में पुलिस की मौजूदगी में जमकर हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी ने उसके उम्मीदवार के नामांकन में रुकावट डालने की कोशिश की, जिस पर झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। दावा है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के समर्थकों के बीच पत्थरबाजी भी हुई। आरोप है कि एक दिन पहले हुई इस घटना में पुलिस तमाशबीन बनी रही। सामने आए वीडियो में लोग पुलिस की मौजूदगी में पथराव करते दिखे, लेकिन पुलिस वाले कार्रवाई करने के बजाय खुद को बचाने के लिए एक दूसरे के पीछे चिपते दिखे। सामने आई एक तस्वीर में एक आदमी पत्थर लेकर दूसरे गुट के लोगों की तरफ भागते हुए दिखा। उसने पत्थर से सिर फाड़ने की धमकी दी और ये सब पुलिस अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रही थी। दावा है कि इस घटना में समाजवादी पार्टी के विधायक अनिल कुमार दोहरे से भी बदसलूकी हुई। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता अगर अपने पे आ गया तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जो गुंडई दिखाने का काम करते हैं, हम विश्वास दिलाते हैं हमारे विधानसभा क्षेत्र में तो नहीं दिखाई पड़ेंगे। हालांकि पुलिस ने एक दिन पहले हुई इस घटना के आरोप में 25 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। उत्तराखंड की कालाडूंगी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब उफनते नाले को पार करने के चक्कर में एक कार बह गई। राहत की बात यह रही कि कार के बहने से पहले उसमें सवार 2 लोग सुरक्षित बाहर निकल आए। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें उफनते नाले में कार किसी तिनके की तरह बहती हुई दिखाई दी। यह हादसा उस वक्त हुआ जब कार में सवार 2 लोग भारी बारिश की वजह से पुल के ऊपर से बह रहे नाले को पार करने की कोशिश करने लगे और इसी चक्कर में कार नाले में बह गई। गनीमत ये रही कि कार के बहने से पहले उसमें सवार 2 लोग वक्त रहते सुरक्षित बाहर निकल गए। नाले का बहाव इतना तेज था कि थोड़ी ही देर में कार बहती हुई आंखों से ओझल हो गई। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में कार नाले में बहती हुई दूसरे इलाके में पहुंच गई, लेकिन तेज बहाव में फंसी होने की वजह से उसे नाले से बाहर नहीं निकाला जा सका।
खबर है कि उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने एक ऐसी सुरंग बनाई है जो परमाणु बमों से भी ज्यादा खतरनाक है। इस तरह के बम की खबर ने उत्तर कोरिया के दुश्मनों की नींद उड़ा दी, जिसके पीछे बड़ी वजह यह है कि उत्तर कोरिया की यह तैयारी तीसरे विश्व युद्ध के लिए बताई जा रही है। ये सुरंग उत्तर कोरिया में कहां है कोई नहीं जानता, लेकिन दावा किया जा रहा है कि यह खतरनाक सुरंग 10 परमाणु बमों से भी ज्यादा ताकतवर है। इस बम की वजह से सबसे ज्यादा परेशान दक्षिण कोरिया है, क्योंकि अनुमान के मुताबिक ये सुरंग दक्षिण कोरिया की सीमा के पास हो सकती है। ऐसा अनुमान इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि दक्षिण कोरिया के कुछ सैनिकों ने सीमा के पास बड़ी बड़ी मशीनों की हलचल और जमीन के नीचे से कुछ धमाकों की आवाज लंबे समय तक महसूस की है। यूपी के वाराणसी में दिन दहाड़े 2 लोगों की हत्या कर दी गई। वाराणसी में कुछ बदमाशों ने बीच शहर में 2 लोगों की हत्या कर दी, जबकि गोली लगने से एक आदमी घायल हो गया। इस हादसे के बाद वहां पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस ने शुरुआती जांच में इस हत्याकांड के पीछे आपसी रंजिश को वजह बताया। 2 की इसमें डेथ हुई है। एक तो जो थर्ड पर्सन जो है खड़ा हुआ था वाल्मीकि गौड़, उसकी डेथ हुई है, और एक बाइक के पीछे बैठा हुआ था, उसकी डेथ हुई है। अमृतसर में कुछ लोगों ने कराची में मंदिर तोड़े जाने के विरोध में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनकारियों ने इमरान सरकार से वहां के मंदिरों और गुरुद्वारों की सुरक्षा करने की मांग की। पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू धर्म के मंदिर या गुरुद्वारा साहिब है, उनको भी बड़ी अच्छे तरीके से उसकी देखभाल की जाए। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में इनामी नक्सली ने सरेंडर कर दिया। इस नक्सली पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। पुलिस ने सरेंडर करने वाले इस नक्सली को एक नई शुरुआत के लिए बधाई दी, साथ ही आर्थिक मदद भी दी गई। पूरे जिले में जो अन्य लोग सक्रिय हैं, उन सभी से आग्रह करेंगे कि आप भी शासन की पुनर्वास नीति का फायदा उठाएं और समर्पण करें। और इस बीच रिया चक्रवर्ती की कुछ और चौंकाने वाली व्हाट्सएप चैट सामने आई है, जिसके बाद एनसीबी भी उनसे पूछताछ करने की तैयारी में है। इस चैट में रिया और उनके भाई शौविक और सैमुअल मिरांडा के बीच ड्रग्स की बात का जिक्र हुआ है, और इसके साथ ही चैट में ड्रग्स की फोटो भी शेयर की गई है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि चैट में उस रिजॉर्ट का भी जिक्र किया गया है जहां सुशांत 2 महीने तक रुके थे। सुशांत के परिवार ने आरोप लगाया था कि वाटरस्टोन नाम के इसी रिजॉर्ट में रहते हुए सुशांत के परिवार से दूरी बढ़ गई थी। सीबीआई की टीम भी इस रिजॉर्ट में पहुंची और वहां के मैनेजर से पूछताछ की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रिया की नई चैट सामने आई है जिसमें ड्रग का जिक्र हुआ है, और इस चैट में उनके भाई शौविक का भी जिक्र है। बाकायदा ड्रग की फोटो भी शेयर की गई है। जेईई और नीट की परीक्षाएं टालने की मांग करते हुए यूथ कांग्रेस और दिल्ली कांग्रेस के नेताओं ने जबरदस्त हंगामा किया। ये दोनों परीक्षाएं सितंबर में होने वाली। इससे पहले कोरोना की वजह से इन्हें टालने की मांग ने जोर पकड़ लिया। और दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। उन्होंने केंद्र के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इससे पहले प्रदर्शन के बीच में ही बारिश शुरू होने की वजह से ये लोग सड़क पर बैठ गए, जिसके बाद पुलिस ने पहले तो उन्हें समझाया और जब वो नहीं माने तो उन्हें टांग कर डीटीसी की बस में बैठा दिया गया। यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के बीच ही बारिश शुरू हो गई है और आप देखिए यहाँ बैरिकेड पर तमाम यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो बारिश के बीच बैठे हुए हैं। पुलिसकर्मी उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जेईई और नीट की परीक्षाएं टालने की मांग कर रहे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता शिक्षा मंत्रालय का घेराव करने निकले थे। उन्होंने पोस्टर के जरिए अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की और कोरोना की वजह से छात्रों को होने वाली दिक्कत पर फिक्र दिखाई। अभी 35 लाख के ऊपर हो चुका है अभी एग्जाम करने के। ये लोग अभी बिहार असम में बाढ़ आ चुका है, वह नाव में जाएगा क्या एग्जाम देने बच्चे लोग। इसके अलावा दिल्ली कांग्रेस के नेताओं ने भी इस मुद्दे पर केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी और दूसरे कई नेता सड़क पर बैठकर विरोध जताते दिखे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें जबरदस्ती वहां से उठा दिया। इस वजह से कांग्रेस नेताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। आप देखें कि पुलिस और जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच यहाँ स्कफल भी देखने को मिल रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक दिन पहले ही ये साफ कर दिया था कि सरकार नीट और जेईई की परीक्षाओं को टालने के बारे में नहीं सोच रही है। जिसके अगले ही दिन नीट और जेईई की परीक्षाएं कराने के विरोध में कई राज्यों के मंत्रियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट से सरकार को पहले ही ये दोनों परीक्षाएं करवाने के लिए हरी झंडी मिल चुकी है, जिसके विरोध में अदालत में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई। ये याचिका बंगाल और महाराष्ट्र समेत पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड के मंत्रियों ने दाखिल की। इन सभी मंत्रियों ने मेडिकल कॉलेज में दाखिले की परीक्षा नीट और इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले की परीक्षा जेईई को टालने के लिए अपनी तरफ से याचिका दाखिल की और कहा कि कोरोना की वजह से राज्य सरकारें अभी परीक्षाएं कराने की हालत में नहीं है, इसलिए उन्हें टाल देना चाहिए।
जम्मू कश्मीर के रियासी में पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरने की वजह से कई रास्ते पूरी तरह से बंद हो गए। रियासी से आई तस्वीरों में दिखाई दिया कि किस तरह से पहाड़ से मलबे की शक्ल में बड़े बड़े पत्थर सड़कों पर गिर रहे थे। ये तस्वीरें हम आपको उसी दौरान की दिखा रहे हैं। पत्थरों के गिरने से वहां आसपास के मौजूद जो लोग थे उनमें दहशत फैल गई। सड़क बंद होने से लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई। हालांकि प्रशासन ने मशीनों की मदद से पत्थरों को हटाकर सड़क को दोबारा खोलने का काम शुरू कर दिया। जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरे और जिसके चलते ये देखिए रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। आसपास के रहने वाले लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा इस वजह से। और रियासी की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पहाड़ से मलबे की शक्ल में बड़े बड़े पत्थर सड़क पर आकर गिरते रहे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में रोक के बावजूद मुहर्रम पर जुलूस निकालने पर हंगामा खड़ा हो गया। 1990 के बाद से ही श्रीनगर में मुहर्रम के महीने में जुलूस निकालने पर पाबंदी है, लेकिन श्रीनगर में कुछ लोग जुलूस निकालने के लिए सड़कों पर उतर आए, जिसके बाद पुलिस की तरफ से उन पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने सरकारी आदेशों के खिलाफ जुलूस निकालने के आरोप में कई लोगों को हिरासत में ले लिया। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। मुहर्रम को देखते हुए श्रीनगर में सुरक्षा बल की तरफ से कड़े इंतजाम नजर आए। सड़कों पर कंटीली तारें भी रखी दिखी ताकि मुहर्रम की आड़ में आतंकी घाटी का माहौल न बिगाड़ सके। यूपी के बाराबंकी में दंगों से निपटने के लिए की गई मॉक ड्रिल पर पुलिस बुरी तरह से घिर गई। इस दौरान कई पुलिस वाले आंसू गैस के गोले और रबर की गोलियां दागने में फेल हो गए। ये आपको वीडियो दिखा रहे हैं हम, जो काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक पुलिसकर्मी कई कोशिशों के बाद भी अपनी गन से रबर की गोलियां हवा में नहीं दाग सका। जब वो ऐसा नहीं कर पाया तो उसे पीछे कर दिया गया। उसकी तरह कई दूसरे पुलिस वाले भी मॉक ड्रिल में हथियारों को अपने हाथ में लेकर बुरी तरह से फंस गए। प्लास्टिक पहले ये प्लास्टिक पिलेट्स और ये कोरोना से बुरी तरह जूझ रहे अमेरिका में एक ताकतवर तूफान ने भी जमकर तबाही मचाई। लॉरा नाम का ये तूफान अटलांटिक महासागर से उठा था, जिसे अमेरिका में अब तक आए सबसे खतरनाक तूफानों में एक बताया गया। और जब ये तेज रफ्तार तूफान लुजियाना से टकराया तो इसकी ताकत साफ नजर आई। करीब 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने इलाके में तबाही मचा दी। तूफान इतना तेज था कि बड़ी बड़ी इमारतों के भी परखचे उड़ गए। तेज हवाओं ने एक भारी भरकम ट्रक को भी पलट दिया। बाद में किसी तरह उसमें फंसे सवार को बाहर निकाला गया। लॉरा ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर दिया। तूफान की ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उसकी चपेट में आकर करीब 1.5 किलोमीटर लंबी एक मालगाड़ी भी पलट गई। दर्जनों इमारतें पूरी तरह बर्बाद हो गईं। भारी भरकम पेड़ उखड़कर सड़कों और मकानों पर गिर पड़े। बिजली के भारी भरकम टावर तक टूट गए। तूफान ने हजारों को बेघर कर दिया, जबकि कई लाख घर अंधेरे में डूब गए। दिल्ली में इस साल भी बिजली के दाम नहीं बढ़ाने का फैसला लिया गया। दिल्ली में लगातार छठे साल बिजली के दाम नहीं बढ़ेंगे। कोरोना महामारी को देखते हुए दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग ने फैसला लिया। झारखंड के लातेहार में एक बेकाबू ट्रक 800 फीट गहरी खाई में गिर गया। इस हादसे में ट्रक में सवार 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर है। उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस ने एक दुकान में फर्जी मार्कशीट बनाने वाले का पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के नजदीक ग्रेटर नोएडा में एक तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें उस पर सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश की वजह से पहाड़ टूटने की घटना में 4 मकान गिर गए, जिसके बाद प्रशासन ने बेघर हो चुके लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। जम्मू कश्मीर के रियासी में पहाड़ खिसकने की वजह से इलाके की कई सड़कें बंद हो गई, जिसके बाद प्रशासन ने उन्हें खोलने का काम शुरू कर दिया। कोरोना संकट के बीच उड्डयन मंत्रालय ने घरेलू विमानों में सफर के नए नियमों का ऐलान कर दिया। बदले गए नियमों के मुताबिक यात्रा के दौरान अब यात्रियों को पैक खाना परोसा जा सकेगा, जिस पर महामारी की वजह से अभी तक पाबंदी थी। लेकिन यात्रियों को खाने पीने का कोई भी सामान दोबारा इस्तेमाल में न आने वाले बर्तनों में ही परोसा जा सकेगा। यही नहीं, चालक दल के किसी भी सदस्य को खाना परोसने से पहले नए दस्ताने पहनने होंगे ताकि साफ सफाई बनी रहे। विमान से उड़ान भरने के दौरान यात्रियों को भी इस बात का ध्यान जरूर रखना है
कि वो मास्क पहने रहें और ऐसा नहीं करने पर उस यात्री को नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया जाएगा, यानी अगली बार से वो हवाई उड़ान नहीं भर सकेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बल ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। आतंकियों और सुरक्षा बल के बीच मुठभेड़ रात से ही जारी थी, जिसके बाद वहां 3 आतंकियों को मार गिराया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बल ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है और आतंकियों और सुरक्षा बल के ये बीच मुठभेड़ रात से ही जारी थी, जिसके बाद आपको बता दें वहां पर 3 आतंकियों को मार गिराया है। पुलवामा में ये मुठभेड़ हुई थी, जिसके बाद सुरक्षा बल ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। प्रशांत महासागर में अमेरिका के कोस्ट गार्ड के जवानों का सामना एक ऐसे खतरनाक दुश्मन से हुआ कि उनकी जान खतरे में पड़ गई। एक शार्क वहां समंदर में तैर रहे कोस्ट गार्ड के जवानों का शिकार करने पहुंच गए। ऐसे में अपने साथियों को बचाने के लिए कोस्ट गार्ड के अधिकारी पानी के एक जहाज से समंदर में गोलियां चलाते नजर आए। बताया गया कि लंबी ड्यूटी के बाद थकान मिटाने के लिए कोस्ट गार्ड के 30 से 40 जवान समंदर में स्विमिंग करने उतरे थे, लेकिन उनकी मस्ती में तब खलल पड़ गया जब 6 से 8 फीट लंबी एक शार्क उनकी तरफ बढ़ती नजर आई। शार्क को देख जहाज पर तैनात कोस्ट गार्ड के अधिकारी चौकन्ने हो गए और उन्होंने अपनी बंदूकें निकाल ली। इसके बाद क्रू के कुछ सदस्य एक नाव में और बाकी जहाज पर चढ़ते नजर आए। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में भारी बारिश की वजह से वहां बहने वाली तमाम छोटी बड़ी नदियों में उफान आ गया, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। इलाके की कई सड़कें पानी में डूब गईं। देखने से ऐसा लगा जैसे वहां कोई नदी बह रही हो। वहां से आई एक तस्वीर में कुछ लोग उफनती नदी में रेलवे पुल से कूदते हुए भी दिखाई दिए। कई लोग वहां खड़े नजर आए, लेकिन किसी ने भी नदी में कूदने वालों को रोकने की कोशिश नहीं की। कुछ इलाकों में तो बाढ़ का पानी मकानों और दुकानों के अंदर घुस गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। उत्तराखंड के चमोली में पहाड़ खिसकने से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया। वहां लगातार बारिश होने की वजह से पहाड़ खिसक गया, जिसके बाद पहाड़ के बड़े हिस्से से मलबा नीचे गिरना शुरू हो गया। मिट्टी के साथ छोटे छोटे पत्थर भी सड़क पर जमा हो गए। पहाड़ खिसकने के बाद उस पर मौजूद हरे भरे पौधे भी सड़क पर दिखाई दिए। इस घटना की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें सड़क पर मिट्टी गिरने से वहां कुछ देर तक धूल ही धूल उड़ती दिखी। पहाड़ से इतना ज्यादा मलबा गिरा कि वो सड़क ब्लॉक हो गई और वहां से लोगों को आना जाना थम गया। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार विधानसभा चुनाव टालने की मांग खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार विधानसभा चुनाव टालने से इनकार कर दिया। अदालत ने साफ किया कि कोरोना चुनाव टालने की कोई वजह नहीं हो सकती और चुनाव आयोग हर बात को ध्यान में रखकर चुनाव घोषित करेगा। इससे पहले कोर्ट में कोरोना संकट की वजह से विधानसभा चुनाव टालने की मांग की गई थी। दिल्ली के विकासपुरी में एक तेज रफ्तार कार फ्लाईओवर से गिर गई। इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। अमेरिका के बॉब और माइक ब्रायन की जोड़ी ने टेनिस से संन्यास ले लिया। इससे पहले इन दोनों खिलाड़ियों ने यूएस ओपन में नहीं खेलने का फैसला लिया था और इसी के बाद इनकी रिटायरमेंट की अटकलें तेज हो गई थी। इन जुड़वा भाइयों ने 16 बार ग्रैंड स्लैम के खिताब अपने नाम किए हैं, जिनमें 5 यूएस ओपन भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में किन्नरों ने बीच सड़क पर एक नकली किन्नर की बेरहमी से पिटाई कर दी। आरोप है कि वो आदमी नकली किन्नर बनकर इलाके में लोगों से जबरदस्ती पैसे की उगाही कर रहा था, जिसका पता चलते ही इलाके के किन्नरों ने उसे लोगों से पैसा उगाही करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया और फिर बीच सड़क पर उसकी पिटाई शुरू कर दी। कोई उस पर ताबड़तोड़ डंडे चलाता दिखा तो कोई उस पर दनादन चप्पल बरसाता नजर आया। इस दौरान पिटाई खा रहा वो आदमी किन्नरों के सामने रोता रहा, चिल्लाता रहा, गिड़गिड़ाकर उनसे छोड़ देने की गुहार लगाता रहा, लेकिन इसके बाद भी किन्नरों ने उसे पीटना नहीं छोड़ा। इतना ही नहीं, गुस्से से भरे किन्नरों ने उसके कपड़े तक फाड़ दिए। काफी देर तक बीच सड़क पर किन्नर उसकी पिटाई करते रहे। इस बीच हंगामे की वजह से वहां आसपास के कई लोग जमा हो गए, लेकिन किसी ने भी किन्नरों को मारपीट करने से रोकने तक की कोशिश नहीं की। कुछ लोग तो दूर से इस पूरे बवाल का वीडियो बनाते रहे। ताइवान की राजधानी ताइपे में बिना ड्राइवर वाली बसों का सफर शुरू हो गया। ताइवान काफी वक्त से सड़कों पर बिना ड्राइवर वाली बसों को दौड़ाने की तैयारी कर रहा था और कई परीक्षणों से गुजरने के बाद इन बसों को राजधानी ताइपे की सड़कों पर उतार दिया गया। सामने आई एक तस्वीर में यात्रियों को ले जा रही एक बस बिना ड्राइवर सड़क पर सरपट दौड़ती नजर आई। वहां बैठा एक आदमी बस की हरकतों पर ध्यान रख रहा था, जबकि ये बस बिना किसी मदद के खुद ब खुद मंजिल की तरफ बढ़ती दिखी। कई तरह की खूबियों से लैस इस बस में सब कुछ ऑटोमेटिक नजर आया। बस का स्टीयरिंग अपने आप चल रहा था। उसके अंदर और बाहर हर जगह कैमरे लगे थे।
इतना ही नहीं, बस के अंदर लगी एक स्क्रीन अगले स्टॉप के बीच कितनी दूरी बची है इसकी जानकारी भी देती नजर आई। 车外观有装很多感测器哈，那感测器其实都是帮助我们。 बस में सवार यात्रियों ने इस सफर को शानदार अनुभव बताया और बस की काफी तारीफ की। 我觉得这个车子的行驶的很平稳。 कई तरह के सेंसर से लैस इस बस में जीपीएस सिस्टम की जगह लिडार तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से ये ज्यादा सटीक तरीके से रास्तों का पता लगा सकती है। सुशांत की बैंक डिटेल से रिया चक्रवर्ती के एक और झूठ का पर्दाफाश हुआ है। रिया ने न्यूज 18 को दिए अपने इंटरव्यू में दावा किया था कि उसे या उसके परिवार को सुशांत कोई पैसे नहीं देता था, लेकिन सुशांत की बैंक डिटेल को देखें तो साफ पता चलता है कि सुशांत लाखों रुपए रिया और उसके परिवार पर खर्च करता था। इतना ही नहीं, एक कंपनी को सुशांत ने लाखों रुपए दिए थे, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा कंपनी की तरफ से रिया के अकाउंट में डाले गए थे। सुशांत की बैंक डिटेल में दिखा कि पहले सुशांत के बैंक अकाउंट से 48 लाख रुपए क्वान टैलेंट नाम की एक कंपनी में ट्रांसफर किए गए, लेकिन इन 48 लाख रुपयों में से 26 लाख रुपए दोबारा कंपनी के अकाउंट से रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। इतना ही नहीं, चक्रवर्ती अपने परिवार के हर छोटे मोटे खर्च के लिए सुशांत के पैसों का सहारा लेती थी, जैसे 8 जुलाई 2019 को 6,800 के जूते खरीदना हो, या फिर 11 जुलाई 2019 को 94,000 का मेडिकल बिल, 26 अगस्त 2019 को गोवा ट्रिप के लिए 30,000 रुपए का पेमेंट हो, या फिर 29 अगस्त को शौविक का बिजनेस क्लास का टिकट बुक कराने के लिए 25,000 रुपए का पेमेंट। रिया हर बार सुशांत के अकाउंट से पैसे खर्च करवाती और इसके अलावा शौविक के होटल पेमेंट 4,72,000 रुपए हो, या फिर रिया के ट्रैवल एजेंट को 95,000 रुपए की पेमेंट, एक एक पैसा सुशांत सिंह के ही अकाउंट से जाया करता था। कोरोना संकट के बीच गुजरात बीजेपी के नए अध्यक्ष सीआर पाटिल की ताबड़तोड़ रैलियों और रोड शो पर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस का आरोप है कि गुजरात बीजेपी की कमान मिलने के बाद से सीआर पाटिल राज्य में कोरोना से जुड़े नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और राज्य की विजय रूपाणी सरकार उन्हें करने दे रही, जिसके अब कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। दावा है कि ये वीडियो गिर सोमनाथ से सुरेंद्रनगर जिले तक हुए कार्यक्रमों के हैं, जिनमें गुजरात बीजेपी के नए अध्यक्ष सीआर पाटिल शामिल हुए। इनमें एक कार्यक्रम के वीडियो में भीड़ के बीच उन्हें बिना मास्क के भी देखा गया। इसी तरह दावा है कि गुजरात बीजेपी की कमान अपने हाथों में आने के बाद सीआर पाटिल ने कई जिलों में रोड शो भी किए, जिनमें एक रोड शो के वीडियो में लोग कोरोना से बचाव के नियमों को तोड़ते नजर आए। कांग्रेस का आरोप है कि ऐसे वक्त में जब कोरोना के खतरे की वजह से लोगों को बड़े कार्यक्रम आयोजित करने से रोका जा रहा है, तब गुजरात बीजेपी के मुखिया सरकारी आदेशों का मजाक बना रहे हैं। कहीं पर सोशल डिस्टेंसिंग दिखता नहीं है, मास्क वाले लोग है नहीं, लेकिन ये कानून सिर्फ और सिर्फ आम आदमी के लिए है, खास आदमी के लिए नहीं है। हालांकि बीजेपी की दलील है कि कांग्रेस बेवजह इस मुद्दे पर बखेड़ा खड़ा कर रही है। कांग्रेस रोज ने रोज जुलूस निकालती है, तब उनको सोशल डिस्टेंस का ख्याल नहीं आता। यही नहीं, खबरें तो यहां तक हैं कि कांग्रेस के विरोध के बावजूद सीआर पाटिल अब दूसरे जिलों में भी कार्यक्रम की योजना बना रहे हैं, जिसकी वजह से इस मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया। खबरें हैं कि सीआर पाटिल बनासकांठा के अंबाजी मंदिर से अरवल्ली तक कार्यक्रम की योजना बना रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये कार्यक्रम 3 सितंबर को अंबाजी से शुरू होकर 5 सितंबर तक चल सकते हैं, जिसके बाद अब कांग्रेस ने राज्य की बीजेपी सरकार से इन कार्यक्रमों पर रोक लगाने की मांग की। कांग्रेस सीआर पाटिल को इसलिए भी घेर रही है क्योंकि अब तक जिन जिलों में उनके कार्यक्रम हुए हैं, वहां विधायकों से लेकर बीजेपी जिला अध्यक्ष और कई कार्यकर्ताओं को कोरोना हो चुका है। हालांकि बीजेपी की दलील है कि वो इन कार्यक्रमों में कोरोना से बचाव का पूरा ध्यान रख रही है। ओडिशा के जाजपुर में एक मकान चंद सेकंड के अंदर ही बाढ़ के पानी में समा गया। हादसे में किसी को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस घटना ने लोगों को खौफ से भर दिया। पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से वहां बहने वाली ब्रह्माणी नदी अपने उफान पर है, जिसकी वजह से इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कुछ इलाकों से तो डरा देने वाली तस्वीरें भी सामने आई। वहां से आई एक तस्वीर में एक मकान बाढ़ के पानी में चंद सेकंड के अंदर ही समा गया। घटना के वक्त वहां कई लोग खड़े दिखाई दिए, जो मकान के पानी में समाने का मोबाइल से वीडियो बनाते हुए नजर आए। इसी तरह की एक दूसरी तस्वीर में सड़क का एक हिस्सा बाढ़ के पानी में बह गया, जिसकी वजह से नदी का पानी गाँव में तेजी से घुसता दिखा। सड़क के दोनों तरफ लोगों की भीड़ दिखाई दी। किनारे पर एक मकान भी नजर आया, जिस पर अब गिरने का खतरा मंडरा रहा है। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में एक मकान से एनडीआरएफ के जवान रस्सी की मदद से एक महिला और उसके बच्चे को रेस्क्यू करते दिखे।
ऑस्ट्रेलिया के दूसरे सबसे बड़े शहर मेलबर्न में आए एक शक्तिशाली तूफान की वजह से 56,000 घरों की बिजली गुल हो गई। तूफान की वजह से वहां 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चली, जिसने वहां भारी तबाही मचाई। तूफान की चपेट में आकर एक बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई। तूफान के बाद सामने आई तस्वीरों में बर्बादी का मंजर साफ नजर आया। तूफान से कई मकान तबाह हो गए, उनकी छतें, खिड़कियां सब टूटी नजर आईं। बड़े बड़े पेड़ जड़ समेत उखड़ गए। कई पेड़ तो मकानों और गाड़ियों के ऊपर गिरे नजर आए। तूफान में अपने आशियाने गंवाने के बाद लोगों ने इसे काफी डराने वाला अनुभव बताया। We heard a lot of wind and a lot of noise, and we looked out the window and we could see trees coming down. तूफान की वजह से वहां के 56,000 घरों की बिजली भी गुल हो गई, जिसकी वजह से वहां के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। ये तूफान जहां से भी गुजरा अपने पीछे तबाही का मंजर छोड़ता चला गया। हालांकि तूफान के बाद वहां तुरंत ही राहत बचाव अभियान शुरू कर दिया गया। कई कर्मचारी सड़कों पर गिरे पेड़ साफ करते दिखाई दिए। राजस्थान के सीकर में मुठभेड़ के बाद एक इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। राजस्थान के सीकर में पुलिस ने 10,000 के इनामी बदमाश रणवीर उर्फ मामा खुड़ी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को उसके पास से हथियार भी बरामद हुए। राज्य के टॉप 10 अपराधियों में डीजीपी साहब ने इसको घोषित कर रखा था। इससे एक देसी कट्टा और एक कारतूस बरामद किया है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में पुलिस ने बीडीसी सदस्य की हत्या के मामले में फरार चल रहे 3 इनामी बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। बिहार के समस्तीपुर में बाइक सवार बदमाशों ने एक आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद घटना से नाराज लोगों ने हाईवे पर जैम लगा दिया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कैंसर मरीजों से भरे एक अस्पताल के वार्ड में सांप घुसने से हड़कंप मच गया। कांग्रेस में बदलाव की मांग पर विवाद बढ़ा। शशि थरूर को लोकसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक कोडिकुनिल सुरेश ने गेस्ट आर्टिस्ट बताया। बिहार के सिवान में मछली खरीदने पर हुए विवाद के बाद मछली कारोबारियों ने सड़क जैम कर हंगामा किया। ओडिशा के मयूरभंज में पानी से भरी एक सड़क को जल्दबाजी में पार करना एक ट्रक ड्राइवर को भारी पड़ गया। लोगों के कई बार समझाने के बाद भी ट्रक के ड्राइवर ने बिना सोचे समझे सड़क को पार करने की कोशिश की। और जब वो तेज रफ्तार में ट्रक को लेकर निकलने लगा तो वहां खड़े लोगों ने उसे सावधानी से चलने की नसीहत भी दी। ट्रक के ड्राइवर ने सबकी बात को अनसुना कर दिया और उसी रफ्तार से आगे बढ़ गया। पानी भरे होने की वजह से उसे सड़क ठीक से नहीं दिखी और ट्रक अचानक सड़क से उतरकर वहां बह रही नदी में जा गिरा। ट्रक के नदी में गिरते ही लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। किनारे खड़े लोगों में किसी की भी हिम्मत पानी में उतरने की नहीं हुई। नदी के सैलाब में भारी भरकम ट्रक किसी तिनके की तरह बहता नजर आया। कुछ दूरी तक तो ट्रक का ऊपरी हिस्सा दिखा, लेकिन बाद में पूरा ट्रक पानी में डूब गया। बताया गया कि हादसे के दौरान ट्रक का ड्राइवर उसी के अंदर फंसा रह गया और पानी में बह गया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक अस्पताल में सांप के घुस जाने से हड़कंप मच गया। करीब 7 फीट लंबे सांप को अस्पताल में देखकर मरीज और उनके परिजनों में दहशत फैल गई और अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। इसके तुरंत बाद ही अस्पताल प्रशासन ने वन विभाग को खबर दी, जिसके बाद वहां पहुंची वन विभाग की टीम ने सांप को पकड़ने का काम शुरू कर दिया। काफी देर की कोशिश के बाद आखिरकार सांप को पकड़ लिया गया और फिर उसे ले जाकर जंगल में छोड़ दिया गया। तुर्की और ग्रीस के बीच समंदर पर कब्जे की लड़ाई किसी भी वक्त बड़ी जंग में बदल सकती है। लगातार बिगड़ रहे माहौल के बीच अब तुर्की ने ग्रीस को युद्ध की धमकी दे डाली, जिसके बाद पूर्वी भूमध्य सागर के इस इलाके में जंग का खतरा मंडराने लगा। हालात तब और बिगड़ गए जब तुर्की की धमकी के जवाब में ग्रीस ने भी अपने जंगी जहाज उतार दिए। ग्रीस ने अपने सहयोगी फ्रांस और यूएई के साथ समंदर के इसी इलाके में सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। यही नहीं, ग्रीस ने अपनी समुद्री सीमाओं को भी करीब 20 किलोमीटर आगे बढ़ाने का ऐलान कर दिया। Η Ελλάδα επεκτείνει την Αιγελίτιδα ζώνη προς τις μας από τα 6 στα 12 μίλια। ग्रीस के इस ऐलान के बाद तो तुर्की के राष्ट्रपति बुरी तरह भड़क गए। एर्दोगान ने ग्रीस को पीछे हटने या युद्ध करने की धमकी दे डाली। Hakkı olana alacaktır. Biz nasıl kimsenin toprağına। दोनों देशों के बीच समंदर में कब्जे की लड़ाई नई नहीं है, लेकिन अब ये लड़ाई उस खतरनाक दौर पर पहुंच चुकी है जहां दोनों की एक छोटी सी हरकत इस इलाके को जंग के सबसे बड़े मैदान में तब्दील कर देगी। सुशांत के पूर्व जिम पार्टनर सुनील शुक्ला ने ड्रग्स मामले में बड़ा पर्दाफाश करते हुए दावा किया है कि रिया सुशांत को ड्रग्स दिया करती थी।
सुनील शुक्ला ने यह भी दावा किया कि उनके पास इस बात के सबूत हैं कि रिया किस तरह से सुशांत के डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पैसे उड़ाती थी। सुनील शुक्ला के मुताबिक ईडी ने ड्रग्स मामले का पर्दाफाश किया है, लेकिन रिया उसे झूठा बताती हैं, जबकि इसके पुख्ता सबूत है। सुनील के मुताबिक मामले के पीछे कई बड़े लोग हैं, इनमें कई नेता भी शामिल हो सकते हैं। जिम पार्टनर सुनील शुक्ला का बड़ा दावा, कहा कि सुशांत के पैसे उड़ाती थी रिया चक्रवर्ती और इस बात के उनके पास सबूत भी हैं। इस मामले में लगातार कई चौंकाने वाले सच सामने आ रहे हैं और अब सुशांत के पूर्व जिम पार्टनर सुनील शुक्ला का बयान कि रिया सुशांत के पैसे उड़ाती थी, डेबिट और क्रेडिट कार्ड उनके यूज करती थी। बड़ा पर्दाफाश किया है सुशांत के पूर्व जिम पार्टनर ने। आपको कभी सुशांत ने बताया कि वो ड्रग लेते थे? कौन देता था उनको ड्रग? किस तरीके से ड्रग्स, कौन सा ड्रग लेते थे? कुछ कभी बताया? एक चीज़ समझिए, सुशांत सिंह राजपूत को 8 पैक है। ड्रग्स लेने वाले का 8 पैक बता दो मेरे को। आदमी एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर जैसा वर्कआउट कर रहा है, जो ब्रूस ली जैसा स्टंट्स कर रहा है, वो आदमी ड्रग्स के नशे में ये सब कर पाएगा? ये सब बनावटी चीज़ है। रिया चक्रवर्ती एक ड्रग पेडलर थी, वो ड्रग पुशर थी। ये मैं नहीं बोल रहा, मैं स्टार्ट से क्या बोलते आ रहा हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत को नशीली चीज दी जा रही है। मैं बार बार ही उठा रहा था, मैं खुल के ड्रग्स क्यों नहीं बोल रहा था, क्योंकि लोग क्या बोलेंगे, आप कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हो। 2019 का उनको मैसेज जो उनका श्रुति मोदी और जया शाह के साथ है, उसमें क्या वर्णन है कि 4 बूंद आप कॉफ़ी कैफीन में डालिए और उनको दीजिए और आधे घंटे के बाद किक आएगी। आप किस मात्रा में दे रहे थे, क्या दे रहे थे? बेचारा ट्रस्ट में ले रहा था। आप एक्चुअली उनका लाइफ ख़त्म करने के लिए आए हो। पूरा का पूरा पैसा अकाउंट से आपने लपेटी मार ली। दूसरा, मौत के बाद उसके अकाउंट से डेबिट क्रेडिट कार्ड यूज़ करके पैसे विड्रॉ कर रहे हो। जो आदमी गुजर गया, इससे शर्म वाली कोई बात हो सकती है? इससे बेकार बात हो सकती है? रेलवे ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पुराने ढांचे को तोड़कर उसे नई सूरत देने की योजना बनाई है, जिसके तहत नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अजमेरी गेट की तरफ 40 मंजिल की 2 इमारतें बनाई जाएंगी, जिनकी पहली मंजिल पर सड़कों का जाल होगा। यानी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाली सभी सड़कें पहली मंजिल से जुड़ेंगी। इससे रेलवे स्टेशन जाने वाले लोगों को तो फायदा होगा ही, साथ ही जिन लोगों को स्टेशन के दूसरी तरफ घूमकर जाना पड़ता है, वो भी बिना रुके स्टेशन को ऊपर से पार कर सकेंगे। इसके अलावा इन इमारतों में होटल, रेस्टोरेंट, मल्टी लेवल पार्किंग और दुकानें भी होंगी। बताया गया कि इस योजना पर 6,200 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और अगले 4 से 5 साल में इसके पूरा होने की उम्मीद है। इसमें हम लोग चाहते हैं कि वर्ल्ड क्लास स्टेशन बने और इसमें बहुत बड़ा इसमें कमर्शियल स्पेस, ऑफिस स्पेस ये सब आने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झांसी में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का लोकार्पण करेंगे। दिल्ली से ही बटन दबाकर वो छात्रों को ये सौगात देंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी छात्रों से बात भी करेंगे। बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में देश भर के 50,000 लोग ऑनलाइन शामिल होंगे और इसके साथ ही कार्यक्रम में सीएम योगी और कृषि मंत्री भी ऑनलाइन शामिल होंगे। यूपी के मऊ में बीएसपी विधायक और बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के एक बूचड़खाने की इमारत को गिरा दिया गया। सरकारी एजेंसियां इमारत को गिराने के लिए पुलिस की कई टीमों के साथ कुसाद लेकर पहुंची और बूचड़खाने की इमारत को मशीनों की मदद से गिरा दिया गया। एहतियातन पुलिस वाले भी बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट पहनकर पहुंचे थे। हालांकि सरकारी अधिकारियों को इमारत गिराने में कोई परेशानी नहीं हुई। मशीनों के जरिए बूचड़खाने की एक-एक दीवार और छतों को गिरा दिया गया। धूल का गुबार हवा में उड़ता दिखा और मुख्तार अंसारी का एक और निर्माण धूल में मिल गया। आरोप है कि यह इमारत खेती की जमीन पर बनाई गई थी। इससे एक दिन पहले ही लखनऊ में मुख्तार अंसारी के परिवार की 2 इमारतों को ढहाया गया था। पंजाब विधानसभा के बाहर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने पीपीई किट में प्रदर्शन किया। कोरोना संकट के बीच पंजाब विधानसभा का एक दिन का सत्र आयोजित किया गया, लेकिन स्पीकर ने कुछ विधायकों को सदन में आने से रोक दिया। दावा है कि ये सभी पिछले दिनों कुछ कोरोना पॉजिटिव पाए गए विधायकों के संपर्क में आए थे। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने स्पीकर के इस फैसले पर नाराजगी जताई और पीपीई किट पहनकर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कोरोना के बहाने राज्य सरकार जानबूझकर विपक्ष की आवाज दबा रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के निजी सचिव संजय यादव कोरोना की चपेट में आ गए।
इसके बाद उनके संपर्क में आए तेजस्वी यादव ने भी खुद को क्वारंटीन कर लिया। साथ ही उन्होंने पार्टी नेताओं के साथ बैठक समेत अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने खराब सेहत की वजह से पद छोड़ने का फैसला लिया। इससे पहले 2007 में अपने पहले कार्यकाल के दौरान भी बीमारी की वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। महिला फुटबॉल चैंपियंस लीग में लियोन की टीम ने पीएसजी को हरा दिया और लगातार 5वीं बार फाइनल में पहुंच गई। चैंपियंस लीग का फाइनल मुकाबला रविवार को खेला जाएगा, जिसमें लियोन और वुल्फ्सबर्ग की टीमें आमने सामने होंगी। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में नदी में फंसे एक 65 साल के बुजुर्ग को पुलिस के जवान ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सुरक्षित बचा लिया। बताया गया कि बुजुर्ग नदी पार करने के दौरान पानी की तेज बहाव के बीच बह गए थे, लेकिन नदी में बहने के बाद वो आगे जाकर झाड़ियों में फंस गए। फौरन बुजुर्ग के नदी में फंसे होने की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस के कई जवान वहां फौरन पहुंच गए। इसके बाद नदी में फंसे बुजुर्ग को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। जिस जगह बुजुर्ग फंसे थे वहां पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं था, क्योंकि नदी का बहाव इतना तेज था कि उसमें उतरते ही कोई भी तिनके की तरह बह जाए। बाद में किसी तरह पुलिस के जवान पेड़ों पर रस्सी बांधकर बुजुर्ग तक पहुंचे। इसके बाद उन्हें रस्सी की मदद से निकालने का काम शुरू किया गया। धीरे धीरे बुजुर्ग रस्सी की मदद से आगे की तरफ बढ़ते रहे। नदी के तेज बहाव में वो बह न जाए, इसके लिए 2 लोग उनके साथ चलते नजर आए, जबकि कुछ लोग दूसरी तरफ रस्सी को पकड़कर खड़े दिखे। बाद में धीरे धीरे पुलिस के जवानों ने बुजुर्ग को नदी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद बीमारी के खिलाफ लड़ने वाली एंटीबॉडी के शरीर में बने रहने के समय पर चौंकाने वाली एक रिसर्च सामने आई, जिसके मुताबिक कोरोना से लड़ने वाली एंटीबॉडीज सिर्फ 50 दिनों में शरीर से खत्म हो जाती हैं। बताया गया कि ये रिसर्च मुंबई के जेजे अस्पताल, गोकुलदास तेजपाल अस्पताल और सेंट जॉर्ज अस्पताल में हुई, जहां जून में सेरो सर्वे के तहत करीब 800 स्वास्थ्य कर्मियों के ब्लड सैंपल लिए गए थे, जिनमें कुछ हफ्तों पहले कोरोना की चपेट में आ चुके 28 लोगों के शरीर में एंटीबॉडीज नहीं पाए गए। इसके अलावा जेजे अस्पताल में 34 ऐसे लोगों के भी टेस्ट किए गए जिन्हें 3 से 5 हफ्ते पहले कोरोना हुआ था। इनमें 90% लोगों में सिर्फ 40% एंटीबॉडी ही बची मिली। नोएडा के सेक्टर 18 में ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली सामान बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। पुलिस के मुताबिक वहां एक कंपनी में ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली सामान बनाया जाता था। जब ये सामना हुआ तो ट्रक में लोड किया जा रहा था ये सामान, तो पुलिस ने शक होने पर इसकी तलाशी ली। इसके बाद नकली सामान के साथ मौजूद 2 लोग मौका पाकर वहां से फरार हो गए, जिनकी तलाश अब पुलिस कर रही है। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में पुलिस की ज्यादती के खिलाफ हिंसा भड़क गई। आरोप है कि वहां पुलिस की गोली से 16 साल के एक दिव्यांग की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस और इलाके के लोग आमने सामने आ गए और सड़क जंग का मैदान बन गई। पूरी सड़क पुलिस पर चलाए गए पत्थरों और ईंट के टुकड़ों से भरी नजर आई। जगह जगह आगजनी होती दिखी। आग बबूला प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो पुलिस को उन पर स्टन ग्रेनेड और रबर बुलेट दागनी पड़ी। पुलिस के हमले का जवाब देने के लिए लोग भी उस पर पत्थर और बोतलें फेंकते नजर आए। कुछ लड़कों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन पर गोलियां भी चलाईं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्राइमिया में अरबों डॉलर में बने एक हाईवे का उद्घाटन किया। बताया गया कि इस हाईवे को बनाने में करीब 4 अरब डॉलर का खर्च आया, जिसका उद्घाटन पुतिन ने हाईवे के निर्माण से जुड़े इंजीनियरों और कुछ अधिकारियों की मौजूदगी में किया। उद्घाटन के दौरान हाईवे से कई ट्रकों को रवाना भी किया गया। इससे पहले पुतिन खुद उस हाईवे पर गाड़ी चलाते हुए उद्घाटन वाली जगह पहुंचे। उनके साथ हाईवे के चीफ इंजीनियर भी मौजूद थे, जिनसे वो बीच बीच में बातचीत भी करते नजर आए। उद्घाटन समारोह के वक्त पुतिन ने ट्रक ड्राइवरों से भी हाईवे की खूब तारीफ की। इस हाईवे को क्राइमिया का मुख्य हाईवे बताया जा रहा है, जो कई इलाकों को एक साथ जोड़ेगा। दूसरे राज्यों की तरह पानी के वार ने छत्तीसगढ़ के भी कई जिलों को बेबस कर दिया। यही नहीं, पिछले 24 घंटों में मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ के दुर्ग और रायपुर में देश में सबसे ज्यादा बारिश हुई। और बादलों से बरसी इस आफत ने छत्तीसगढ़ की मुश्किलें बढ़ा दी। रायपुर में महानदी और उसकी सहायक केलो नदी ने तो रौद्र रूप धारण कर लिया। कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। वहां से सामने आई तस्वीरों में लोगों के घरों में पानी भरा दिखा। बाढ़ में डूबी 2 मोटरसाइकिलों की भी तस्वीरें सामने आई। रायपुर में भारी बारिश के साथ चली तेज रफ्तार हवाओं ने भी लोगों को डरा दिया। सड़कों पर कई पेड़ गिरे हुए दिखाई दिए। रायपुर के पड़ोसी जिले बलौदा बाजार में भी भारी बारिश से हालात काफी बिगड़ गए। जिले के सबसे बड़े खोरसी नाले का पानी कई गांवों में घुस गया, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। बेमेतरा जिले में भी लगातार हुई बारिश की वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया।
लेकिन छत्तीसगढ़ में अब भी बारिश का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा। मौसम का हाल बताने वाली निजी एजेंसी स्काईमेट वेदर के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश के जिन जिलों में सबसे ज्यादा बारिश हुई उनमें छत्तीसगढ़ के 4 जिले शामिल हैं। इनमें सबसे ज्यादा बारिश के मामले में मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के बाद दूसरे नंबर पर दुर्ग रहा, जहां 168 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा रायपुर में 152 मिलीमीटर, बिलासपुर और राजनांदगांव में 110 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग का अनुमान है कि 1 सितंबर तक छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है, जिससे उफान पर बह रही नदियों का जलस्तर बढ़ने की भी आशंका है। बिहार के समस्तीपुर में वायरल हुए एक वीडियो में पुलिस की बर्बरता दिखाई पड़ी। वायरल हुए वीडियो में दिखा कि एक पुलिस वाला हाथ बंधे हुए 3 लड़कों को डंडे से बुरी तरह से पीट रहा है। बताया गया कि तीनों लड़कों पर छेड़खानी का आरोप लगा था, जिसके बाद उनके हाथ पीछे बांध दिए गए और पुलिस वाला उनके ऊपर डंडे बरसाने लगा। पुलिस की पिटाई से तीनों लड़के बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस पूरे मामले में जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। रूस में चल रहे इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सपो में रूस समेत कई देशों ने अपनी ताकत दिखाई। चीन, बेलारूस और अल्जीरिया जैसे कई देश इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, जिन्होंने इस एक्सपो में कराई गई टैंक रेस में भी हिस्सा लिया। किसी देश ने अपनी टैंक की रफ्तार का लोहा मनवाया तो किसी ने उसकी फुर्ती और मजबूती का प्रदर्शन किया। रूस का टैंक तो उबड़ खाबड़ रास्ते पर भी बिना किसी दिक्कत के तेजी से दौड़ता नजर आया। वहीं बेलारूस के टैंक ने पानी से भरे रास्ते को पार करके बाकी देशों को लाजवाब कर दिया। एक्सपो में देशों की नौसेनाओं की भी ताकत दिखाई गई, जहां रूस ने अपने पानी के एक जहाज से हवा में मिसाइल दागकर शक्ति प्रदर्शन किया। राजस्थान के टोंक में पुलिस की सख्ती के खिलाफ लोगों ने हंगामा किया। राजस्थान के टोंक में कोरोना के नियमों की अनदेखी के आरोप में पुलिस ने सख्ती बरती, जिसके बाद लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश के आगरा में भारी बारिश की वजह से परतापुर थाने में पानी भर गया, जिससे पुलिस वालों की परेशानी बढ़ गई। हैदराबाद में मामूली विवाद पर एक रिटायर्ड सैनिक ने दूसरे पक्ष को डराने के लिए हवा में फायरिंग की, जिसका वीडियो वायरल हो गया। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में नदी में फंसे एक आदमी को पुलिस वालों ने बचा लिया। बताया गया कि वो आदमी नदी पार करने के दौरान तेज बहाव में बह गया था। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में कुछ किन्नरों ने बीच सड़क पर एक नकली किन्नर की बेरहमी से पिटाई कर दी। आरोप है कि वो आदमी नकली किन्नर बनकर इलाके में लोगों से पैसे मांग रहा था। कोरोना की वजह से मानसून सत्र में सांसदों के लिए खास नियम बनाए गए। संसद का मानसून सत्र अगले महीने से शुरू होने वाला है, जिसमें शामिल होने वाले सांसदों को कुछ विशेष नियमों का पालन करना होगा। मानसून सत्र के शुरू होने से 72 घंटे पहले सभी सांसदों और कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा और संसद में भी नियमित जांच की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा सिक्योरिटी जांच में 2 गज की दूरी का ख्याल रखा जाएगा, ताकि एक शख्स का संपर्क दूसरे से न हो। साथ ही सत्र के दौरान इन्फेक्शन के खतरे को कम करने के लिए स्पीकर सभी पार्टियों से राय लेंगे। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में नर्मदा नदी के उफान पर आने से उसके किनारे पर बने तमाम मंदिर और घाट पूरी तरह से पानी में डूब गए। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से किनारे पर मौजूद मंदिर और घाट पानी में डूब गए। शहर से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में नर्मदा नदी के किनारे बने तमाम छोटे छोटे मंदिर पानी में समाये नजर आए। कुछ मंदिर आधे डूबे दिखे तो कुछ मंदिर ऐसे भी दिखाई दिए जिसका सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही नजर आ रहा था। इतना ही नहीं, नदी के घाट पर लोगों के बैठने के लिए लगाई गई कई बेंच पानी में डूबी दिखी। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से नर्मदा नदी उफनती दिखी। देखने से ऐसा लगा जैसे नदी किनारों को तोड़कर शहर में घुस रही हो। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में नर्मदा नदी पर बने पुल पर पुलिस और एनडीआरएफ के जवान तैनात दिखे। इसी तरह पुलिस के कुछ जवान नदी के किनारे पर मुस्तैद नजर आए। नर्मदा का स्तर बढ़ा हुआ है, जल स्तर, इसके कारण कस्बा में लगातार पेट्रोलिंग करने की और पुल के पास लगातार पेट्रोलिंग करने की, बल तैनात करने की आदेश दिए गए हैं। नर्मदा नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने शहर के लोगों से नदी के नजदीक नहीं जाने की अपील की है। सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल में भाग ले चुकी रेणु नागर के प्रेमी की मौत के बाद राजस्थान के अलवर में उसके परिवार वालों ने अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया। बताया गया कि गायिका के प्रेमी की जहर खाने से मौत हुई।
जिसके बाद उसके घर वाले उस अस्पताल के बाहर पहुंचे जहां लड़के की मौत हुई। उन्होंने खूब बवाल किया। ने टॉर्चर किया था मेरे भाई को। अच्छा, ठीक है ना, मैं तेरा साथ यहाँ तक निभाने वाली हूँ, आगे नहीं निभाने वाली। हंगामे की जानकारी मिलते ही कुछ पुलिस वाले अस्पताल के बाहर पहुंच गए और गुस्साए लोगों को शांत कराते नजर आए। साथ ही उन्होंने जैम के हालात को बनने से रोकने के लिए वहां जमा हुई भीड़ को हटाने का काम शुरू कर दिया। वहीं अस्पताल के एक डॉक्टर ने भी दावा किया कि उन्होंने लड़के की जिंदगी बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। उनको सपोर्ट दिया और काफी मेहनत की और उसके बाद वो उनकी मृत्यु हो गई। लड़के के घर वालों ने गायिका के परिवार वालों और डॉक्टरों पर मिलीभगत का आरोप लगा दिया। आतंकवाद के मुद्दे पर विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को घेरा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद के मामले में पाकिस्तान पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान खुद को आतंकवाद से पीड़ित दिखाने की कोशिश करता है, जबकि वो खुद आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में 4 आतंकियों को मार गिराया, जबकि एक आतंकी ने सरेंडर कर दिया। मारे गए आतंकियों के पास से सुरक्षा बल ने हथियार भी जब्त किए। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई जिसमें राज्यों में अल्पसंख्यक समुदाय की पहचान के लिए एक नीति बनाने की मांग की गई। इस मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा। खबर है कि यूएई पहुंची चेन्नई सुपर किंग्स के 12 सदस्य कोरोना पॉजिटिव मिले, जिनमें एक गेंदबाज भी शामिल है। ये मामला सामने आने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का क्वारंटीन समय बढ़ा दिया गया है। गौतम बुद्ध नगर में तेज रफ्तार ने 2 लड़कों की जान ले ली। बताया गया कि एक स्पोर्ट बाइक पर 2 लोग काफी तेज रफ्तार से आ रहे थे कि तभी उनकी बाइक डिवाइडर से टकरा गई। डिवाइडर से टकराते ही बाइक बुरी तरह से टूट गई और दोनों लड़के सड़क पर गिर पड़े। पुलिस के मुताबिक दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। महाविकास अघाड़ी यानी कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी गठबंधन में खींचतान की खबरों के बीच पुणे में देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को 10 महीने बाद एक साथ मंच पर देखा गया। दोनों नेता पुणे में कोरोना मरीजों के लिए बने 200 बिस्तरों के एक नए अस्पताल के उद्घाटन पर साथ दिखे। लेकिन उद्घाटन से ज्यादा चर्चा अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात ने बटोरी। दोनों नेताओं ने पिंपरी चिंचवड में पुणे नगर निगम के नए अस्पताल का उद्घाटन किया। पुणे नगर निगम की सत्ता में वैसे तो बीजेपी काबिज है, लेकिन मेयर की तरफ से उद्घाटन के लिए देवेंद्र फडणवीस के साथ राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को भी बुलाया गया। दोनों नेताओं ने अस्पताल का दौरा भी किया और सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली। इसके बाद अस्पताल के उद्घाटन के मौके पर वहां एक कार्यक्रम भी हुआ, जिसमें अजीत पवार के दिए एक बयान ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। त्याच्यात नुसतं आम्ही दोघं कार्यक्रमाला एकत्र येणार की कालपासून ब्रेकिंग न्यूज अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस साहब कार्यक्रमाला एकत्र येणार। अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस 10 महीने बाद एक साथ मंच पर दिखे। 10 महीने पहले जब बीजेपी ने अजीत पवार के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई थी, तब देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को साथ देखा गया था। वो सरकार कुछ ही दिन में गिर गई थी, लेकिन एक बार फिर अजीत पवार और फडणवीस के साथ दिखने से राज्य में सियासी सुगबुगाहट शुरू हो गई। राजस्थान के टोंक में कोरोना महामारी के बीच मास्क ना लगाने से कार्रवाई पर लोग पुलिस से ही उलझ पड़े। बताया गया कि वहां एक गाड़ी में क्षमता से ज्यादा लोग बैठे हुए थे। खबर मिलने पर जब पुलिस ने गाड़ी को रोका तो पता लगा कि गाड़ी में बैठे कई लोगों ने मास्क भी नहीं पहने। इसके बाद जब पुलिस ने चालान काटने की कार्रवाई शुरू की तो गाड़ी में बैठे लोगों ने पुलिस के साथ ही हाथापाई शुरू कर दी। पुलिस ने दावा किया कि इस दौरान लोगों ने चालान डायरी और दूसरे दस्तावेज फाड़ दिए। पुलिस ने हंगामे के बाद 4 लोगों को गिरफ्तार किया। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को दूसरी बार राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित करने पर सैकड़ों लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कोरोना वायरस और अफ्रीकी मूल के एक अमेरिकी नागरिक पर गोली चलाने का मुद्दा छाया रहा। लेकिन विरोध जताने के आम तौर तरीकों से हटके व्हाइट हाउस के पास अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। ऐसा लगा जैसे कोई पार्टी हो रही हो। चमकदार लाइटें, तेज म्यूजिक, पूरे बैंड बाजे के साथ लोग प्रदर्शन करने पहुंचे। लोगों ने गले फाड़ फाड़ कर शोर मचाया ताकि व्हाइट हाउस के अंदर भाषण दे रहे डोनाल्ड ट्रंप की आवाज दब जाए। एक लड़का तो पुलिस वालों के सामने बिल्कुल तन कर डांस करता नजर आया। वहीं व्हाइट हाउस के अंदर कार्यक्रम खत्म होने के बाद जैसे ही जोरदार आतिशबाजी हुई, जवाब में प्रदर्शनकारियों ने भी अपने पटाखे छोड़ दिए। अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में एक चुनावी रैली में भाषण देने के लिए स्टेज पर चढ़ने के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लड़खड़ा गए। ये तस्वीरें देखिए आप, किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप लड़खड़ा गए, लेकिन गिरने से पहले उन्होंने खुद को संभाल लिया।
कुछ देर वो सीढ़ियों पर खड़े रहे और फिर स्टेज की ओर बढ़े। इस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक स्टेज के नीचे उनका इंतजार करते दिखे। कुछ समर्थकों ने हाथों में पोस्टर लिए हुए थे जिन पर डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में नारे लिखे थे। इसके बाद अपने समर्थकों से समर्थन से उत्साहित डोनाल्ड ट्रंप ने वहां जोरदार भाषण दिया। देश भर में जारी बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि विश्वविद्यालयों की फाइनल ईयर की परीक्षाएं होंगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसला सुनाते हुए 30 सितंबर तक परीक्षाएं कराने के यूजीसी के सर्कुलर पर मोहर लगा दी। इसका मतलब है कि कोरोना या किसी भी वजह से विश्वविद्यालयों की फाइनल ईयर की परीक्षाएं टाली या रद्द नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि राज्य सरकारें परीक्षाओं के बिना छात्रों को प्रमोट कर डिग्री नहीं दे सकती, क्योंकि यह अधिकार यूजीसी को ही है जो छात्रों को डिग्री देता है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक ऐसा आयोग है जो देश के सभी विश्वविद्यालयों को अनुदान मतलब फंड देता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि अगर किसी राज्य को लगता है कि वो परीक्षाएं नहीं करा सकता तो यूजीसी के पास जा सकता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के अधिकारों को बरकरार रखते हुए कोरोना काल में फाइनल ईयर की परीक्षाएं नहीं कराने की मांग को खारिज कर दिया। भारी बारिश और एक खास किस्म के वायरस की वजह से मध्य प्रदेश में इस बार सोयाबीन की फसल को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। बताया गया कि 4 लाख हेक्टेयर में लगी सोयाबीन की फसल में 50% से ज्यादा खराब हो गई। और इससे परेशान सीहोर के खमलिया गांव के किसान पेड़ पर चढ़कर प्रदर्शन करते दिखे, जिनका मकसद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपनी बात शिवराज सरकार तक पहुंचाना था। इस दौरान लोगों का ध्यान खींचने के लिए किसान थाली बजाते नजर आए। प्रदर्शन का अनोखा तरीका सीहोर के आवलीखेड़ा गांव के किसानों ने भी अपनाया, जो अपनी छाती पर सोयाबीन के पौधे लगाकर कलेक्टर के दफ्तर के बाहर लेट गए। राज्य में होने वाले उपचुनावों से पहले किसानों की आवाज उठी तो कुछ नेता किसानों की सुध लेने खेत तक पहुंचते दिखे, जहां बारिश और वायरस के शिकार सोयाबीन के पौधे पीले नजर आए। सोयाबीन के किसानों को दोहरी मार पड़ी है। एक तो आसमान से गिरता जरूरत से ज्यादा पानी और ऊपर से सोयाबीन की फसल में लगी बीमारी। इसी मुद्दे पर जब किसानों ने उज्जैन में कलेक्टर के दफ्तर के सामने धरना देने का ऐलान किया तो मौका देखकर इस प्रदर्शन में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हो गए। हालांकि इस प्रदर्शन से पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों की सुध लेने देवास के खाते गांव में सोयाबीन के खेत तक पहुंच चुके थे, जिन्होंने फसल बीमा की तारीख 31 अगस्त तक बढ़ाने का तो ऐलान किया ही, साथ ही किसानों की हर तरह से मदद करने का भी भरोसा दिया। किसान संकट में हो और शिवराज बैठ जाए, ये हो नहीं सकता। बताया गया कि मध्य प्रदेश सरकार ने फसल को हुए नुकसान के आकलन का आदेश अधिकारियों को दे दिया है। सुशांत केस की आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती पर सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। सीबीआई ने सुशांत केस की जांच शुरू होने के 8वें दिन मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया। पहली बार रिया से पूछताछ कर रही सीबीआई ने डीआरडीओ गेस्ट हाउस में करीब 10 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान रिया और सुशांत के रिश्तों से लेकर दोनों के अलग होने से जुड़े कई सवाल सीबीआई ने पूछे। बताया गया कि सीबीआई के हर सवाल के जवाब में रिया ने खुद को निर्दोष बताया। रिया से आज फिर सीबीआई पूछताछ करेगी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रिया से मुंबई के डीआरडीओ गेस्ट हाउस में 10 घंटे तक सीबीआई ने पूछताछ की, लेकिन रिया ने हर सवाल के जवाब में खुद को बेकसूर बताया। कल सुबह से पूछताछ शुरू हुई थी। सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक रिया से जो सवाल पूछे गए उनमें ज्यादातर सुशांत और उनके रिश्तों के बारे में थे। सीबीआई ने पूछा कि 8 जून को सुशांत के साथ रिश्ता तोड़ने की असल वजह क्या थी। 14 जून को सुशांत ने रात 2 बजे फोन किया तो कोई इमरजेंसी क्यों नहीं लगी, और इसके बाद 9 जून से 13 जून के बीच किसी स्टाफ को फोन क्यों नहीं किया गया। आगे भी सवाल पूछे सीबीआई ने और पूछा कि 9 जून से 13 जून तक सुशांत की तबीयत के बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं ली गई। इसके अलावा 9 जून को शौविक ने सुशांत की कॉल के बारे में बताया तो सुशांत को फोन क्यों नहीं किया गया। सीबीआई सूत्रों ने दावा किया कि रिया ने इसमें से किसी भी सवाल का ठीक से जवाब नहीं दिया, बल्कि हर सवाल के जवाब में खुद को निर्दोष बताती रही। आपको बता दें, रिया से नहीं बल्कि सीबीआई ने कल उनके भाई शौविक से भी सुबह से लेकर देर रात तक पूछताछ की। शौविक से भी सीबीआई ने करीब 10 घंटे तक पूछताछ की। कल सुबह जब रिया को पूछताछ के लिए बुलाया गया तो शौविक भी उसके साथ डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचा और फिर रात करीब 9 बजे दोनों सीबीआई की पूछताछ खत्म होने के बाद अपने घर वापस लौटे।
मुंबई के डीआरडीओ गेस्ट हाउस में सीबीआई की पूछताछ खत्म होने के बाद वहां से निकली रिया सीधे सांता क्रूज पुलिस स्टेशन पहुंची। इस दौरान उनके भाई शौविक भी उनके साथ मौजूद थे। वहां पहुंचकर रिया ने पुलिस पर मीडिया की शिकायत की और सुरक्षा की गुहार लगाई। रिया का आरोप है कि मीडिया की वजह से उनके घर के बाहर भीड़ रहती है और दूसरे लोगों को इससे काफी परेशानी होती है। और आपको बता दें, इस बीच रिया चक्रवर्ती की कुछ और चौंकाने वाली व्हाट्सएप चैट भी सामने आई है, जिसके बाद एनसीबी भी उनसे पूछताछ करने की तैयारी में है। आपको बता दें, इस चैट में रिया और उनके भाई शौविक और सैमुअल मिरांडा के बीच ड्रग्स की बात का जिक्र है और उसके साथ ही चैट में ड्रग्स की फोटो भी शेयर की गई है। इतना ही नहीं, चैट में उस रिजॉर्ट का भी जिक्र किया गया है जहां सुशांत 2 महीने तक रुके थे। सुशांत के परिवार ने आरोप लगाया कि वाटरस्टोन नाम के इसी रिजॉर्ट में रहते हुए सुशांत की अपने परिवार से दूरियां बढ़ गई थी। सीबीआई की टीम भी इस रिजॉर्ट में पहुंची और वहां के मैनेजर से पूछताछ की। और अरुण सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त रिया के घर से बाहर लाइव जुड़ रहे हैं। अरुण, बताइए कब तक पहुंच सकती है सीबीआई? देखिए, कल रिया चक्रवर्ती को सीबीआई ने 11 बजे का समन किया था और आज जो हमारी खबर है उसके मुताबिक 10 बजे का समन किया है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि 9:15 से 9:30 के बीच में रिया चक्रवर्ती अपने घर से निकलेंगे। इस बीच में तस्वीरें आपको दिखा दूं, रोज की तरह ही रिया चक्रवर्ती के बाहर निकलने को लेकर के मीडिया का जमावड़ा यहाँ पर है। कल 10 घंटे से ज़्यादा की पूछताछ हुई थी, लेकिन उसके बाद कल शाम को सीबीआई के पूछताछ के बाद जब रिया घर लौटी, उसके बाद वो सांता क्रूज पुलिस स्टेशन गई थी और वहाँ पर उन्होंने शिकायत की कि उनका रास्ता रोका जाता है जब वो बाहर निकलती हैं और इसको लेकर के पुलिस से इंतजाम करने की बात उन्होंने कही है। लेकिन रिया चक्रवर्ती से जो पूछताछ हो रही है उसमें कई ऐसी बिंदु हैं जहाँ पर वो फंसती नजर आ रही है। सबसे पहली बात तो ये है कि उनसे सीबीआई ने ये पूछा कि जो लड़का एस्ट्रोफिजिक्स या फिर एस्ट्रोनॉमी में इतना दिलचस्पी रखता था, वो खगोल मंडल की बात करता था, तारों की बात करता था, वो एक इटली में एक होटल की पेंटिंग देख के कैसे डर जाएगा। इस बाबत यहाँ पर ड्रग्स की एंट्री का शक है सीबीआई को कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ ऐसी चीज़ उनके पेय पदार्थ में मिलाई गई थी जिसकी वजह से उनका मानसिक संतुलन वहाँ पे ठीक नहीं था और पूरी रात वो सोए नहीं और वहाँ से निकलना भी नहीं चाहते थे। दूसरी बात यह है कि सुशांत सिंह राजपूत के मौत की खबर के बाद जो रिया का रिएक्शन था वो स्वाभाविक और प्राकृतिक नहीं लगा है सीबीआई को प्रथम दृष्टया, क्योंकि उसमें कई सवाल हैं। सुशांत सिंह राजपूत ने 2 बार कोशिश की रिया से बात करने की, उन्होंने कॉल बैक क्यों नहीं किया? उसके भाई को फ़ोन किया जब सुशांत सिंह राजपूत ने, तो उसने क्यों नहीं बात कराई? तो जो व्यवहार है रिया का वो सीबीआई को कहीं ना कहीं संदेह पैदा कर रहा है और इसलिए रिया से एक बार फिर पूछताछ की ज़रूरत महसूस हुई है। सीबीआई को आज बुलाया गया है। अब ये देखना होगा कि क्या आज भी सिद्धार्थ पिठानी और शौविक को भी वहाँ पर बुलाया जाता है, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि जो कुछ भी सबने अलग अलग स्टेटमेंट दिया है वो सबको एक साथ बैठा करके और उसके बाद पूछताछ होगी, ताकि पुलिस को जो जानकारी उन्होंने दी थी, ईडी को जो जानकारी दी थी, क्या वो सारी जानकारियां सीबीआई की जानकारी से मैच कर रही है कि नहीं, तो उसको लेकर के तमाम जो कयास हैं आज लगाए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच में एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखा दूं, किसी भी क्षण यहाँ से रिया चक्रवर्ती निकल सकती हैं डीआरडीओ गेस्ट हाउस जहाँ पर सीबीआई की टीम मौजूद है और 10 बजे का वक्त इनको दिया गया है। तो यहाँ से तकरीबन 20 से 25 मिनट का रास्ता है। उम्मीद ये की जा रही है कि आज 9:30 बजे के आसपास रिया चक्रवर्ती अपने घर से निकलेंगी और अपना बयान वहाँ पर सीबीआई को दर्ज कराएंगी। बिल्कुल अरुण, आप नजर बनाए रहे हैं और हमारे सहयोगी अरुण को आप सुन रहे थे जो पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, सुशांत की बैंक डिटेल से रिया चक्रवर्ती के एक और झूठ का पर्दाफाश हुआ है। रिया ने न्यूज़ 18 को दिए इंटरव्यू में दावा किया था कि उसे या उसके परिवार को सुशांत कोई पैसे नहीं देता था, लेकिन सुशांत की बैंक डिटेल को देखें तो साफ पता चलता है कि सुशांत लाखों रुपए रिया और उसके परिवार पर खर्च करता था। यही नहीं है, कंपनी को सुशांत ने लाखों रुपए दिए थे, जिसमें एक बड़ा हिस्सा कंपनी की तरफ से रिया के अकाउंट में भी डाले गए थे। सुशांत के बैंक डिटेल में दिखा कि पहले सुशांत ने बैंक अकाउंट से 48 लाख रुपए क्वांट टैलेंट नाम की कंपनी से ट्रांसफर किए, लेकिन इन 48 लाख रुपयों में 26 लाख रुपए दोबारा कंपनी के अकाउंट से रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। इतना ही नहीं, आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती अपने और परिवार के हर छोटे मोटे खर्च के लिए सुशांत के पैसों का सहारा लेती थी। जैसे 8 जुलाई 2019 को 6,800 के जूते खरीदना हो या फिर 11 जुलाई 2019 को 94,000 का मेडिकल बिल।
इसके अलावा 26 अगस्त 2019 को गोवा ट्रिप के लिए 30,000 रुपए का पेमेंट हो या फिर 29 अगस्त का शौविक के बिजनेस क्लास का टिकट बुक करवाना, ये डिटेल्स हम आपको उन पैसों की दे रहे हैं जो रिया चक्रवर्ती ने सुशांत से इस्तेमाल किए थे। 25,000 रुपए का पेमेंट रिया हर बार सुशांत के अकाउंट से पैसे खर्च करवाती थी। इसके अलावा शौविक के होटल का पेमेंट 4,72,000 रुपए, रिया के ट्रैवल एजेंट को 95,000 रुपए की पेमेंट, एक एक पैसा सुशांत सिंह के ही अकाउंट से रिया खर्च कर रही थी। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में एक दिन पहले सहकारी ग्राम विकास बैंक के शाखा प्रतिनिधि चुनाव के नामांकन में पुलिस की मौजूदगी में जमकर हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी ने उसके उम्मीदवार के नामांकन में रुकावट डालने की कोशिश की, जिस पर झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। दावा है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के समर्थकों के बीच पत्थरबाजी भी हुई। आरोप है कि एक दिन पहले हुई इस घटना में पुलिस तमाशबीन बनी रही। सामने आए वीडियो में लोग पुलिस की मौजूदगी में पथराव करते दिखे, लेकिन पुलिस वाले कार्रवाई करने के बजाय खुद को बचाने के लिए एक दूसरे के पीछे छिपते दिखे। सामने आई एक तस्वीर में एक आदमी पत्थर लेकर दूसरे गुट के लोगों की तरफ भागते हुए दिखा। उसने पत्थर से सिर फाड़ने की धमकी दी और ये सब पुलिस अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रही थी। दावा है कि इस घटना में समाजवादी पार्टी के विधायक अनिल कुमार दोहरे से भी बदसलूकी हुई। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता अगर अपने पे आ गया तो भारतीय जनता पार्टी का जो गुंडई दिखाने काम करते हैं, हम विश्वास दिलाते हैं हमारे विधानसभा क्षेत्र में तो नहीं दिखाई पड़ेंगे। हालांकि पुलिस ने एक दिन पहले हुई इस घटना के आरोप में 25 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। उत्तराखंड के कालाडूंगी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब उफनते नाले को पार करने के चक्कर में एक पूरी की पूरी कार बह गई। राहत की बात यह रही कि कार के बहने से उसमें जो 2 सवार लोग थे वो सुरक्षित बाहर निकल आए। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें उफनते नाले में कार किसी तिनके की तरह बहती हुई दिखाई दी। यह हादसा उस वक्त हुआ जब कार में सवार 2 लोग भारी बारिश की वजह से पुल के ऊपर से बह रहे नाले को पार करने की कोशिश करने लगे और इसी चक्कर में कार नाले में बह गई। गनीमत ये रही कि कार के बहने से पहले उसमें सवार 2 लोग वक्त रहते सुरक्षित बाहर निकल गए। नाले का बहाव इतना तेज था कि थोड़ी ही देर में कार बहती हुई आंखों से ओझल हो गई। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में कार नाले में बहती हुई दूसरे इलाके में पहुंच गई, लेकिन तेज बहाव में फंसी होने की वजह से उसे नाले से बाहर नहीं निकाला जा सका। खबर है कि उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने एक ऐसी सुरंग बनाई है जो परमाणु बमों से भी ज्यादा खतरनाक है। इस तरह के बम की खबर ने उत्तर कोरिया के दुश्मनों की नींद उड़ा दी, जिसके पीछे बड़ी वजह यह है कि उत्तर कोरिया की यह तैयारी तीसरे विश्व युद्ध के लिए बताई जा रही है। ये सुरंग उत्तर कोरिया में कहां है कोई नहीं जानता, लेकिन दावा किया जा रहा है कि ये खतरनाक सुरंग 10 परमाणु बमों से भी ज्यादा ताकतवर है। इस बम की वजह से सबसे ज्यादा परेशान दक्षिण कोरिया है, क्योंकि अनुमान के मुताबिक ये सुरंग दक्षिण कोरिया की सीमा के पास हो सकती है। ऐसा अनुमान इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि दक्षिण कोरिया के कुछ सैनिकों ने सीमा के पास बड़ी बड़ी मशीनों की हलचल और जमीन के नीचे से कुछ धमाकों की आवाज लंबे समय तक महसूस की है। यूपी के वाराणसी में दिन दहाड़े 2 लोगों की हत्या कर दी गई। वाराणसी में कुछ बदमाशों ने बीच शहर में 2 लोगों की हत्या कर दी, जबकि गोली लगने से एक आदमी घायल हो गया। इस हादसे के बाद वहां पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस ने शुरुआती जांच में इस हत्याकांड के पीछे आपसी रंजिश को वजह बताया। 2 की इसमें डेथ हुई है। एक तो जो 3rd पर्सन जो खड़ा हुआ था वाल्मीकि गौड़, उसकी डेथ हुई है, और एक भाई को पीछे बैठा हुआ था, उसकी डेथ हुई है। अमृतसर में कुछ लोगों ने कराची में मंदिर तोड़े जाने के विरोध में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनकारियों ने इमरान सरकार से वहां के मंदिरों और गुरुद्वारों की सुरक्षा करने की मांग की। पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू धर्म के मंदिर या गुरुद्वारा साहिब है, उनको भी बड़ी अच्छे तरीके से उसकी देखभाल की जाए। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में इनामी नक्सली ने सरेंडर कर दिया। इस नक्सली पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। पुलिस ने सरेंडर करने वाले इस नक्सली को एक नई शुरुआत के लिए बधाई दी, साथ ही आर्थिक मदद भी दी गई। पूरे जिले में जो अन्य लोग सक्रिय हैं, उन सभी से आग्रह करेंगे कि आप भी शासन की पुनर्वास नीति का फायदा उठाएं और समर्पण करें। जेईई और नीट की परीक्षाएं टालने की मांग करते हुए यूथ कांग्रेस और दिल्ली कांग्रेस के नेताओं ने जबरदस्त हंगामा किया। ये दोनों परीक्षाएं सितंबर में होने वाली। इससे पहले कोरोना की वजह से इन्हें टालने की मांग ने जोर पकड़ लिया और दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। उन्होंने केंद्र के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया,
जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इससे पहले प्रदर्शन के बीच में ही बारिश शुरू होने की वजह से ये लोग सड़क पर बैठ गए, जिसके बाद पुलिस ने पहले तो उन्हें समझाया और जब वो नहीं माने तो उन्हें टांग कर डीटीसी की बस में बैठा दिया गया। यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के बीच ही बारिश शुरू हो गई है और आप देखिए यहाँ बैरिकेड पर तमाम यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो बारिश के बीच बैठे हुए हैं। पुलिसकर्मी उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जेईई और नीट की परीक्षाएं टालने की मांग कर रहे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता शिक्षा मंत्रालय का घेराव करने निकले थे। उन्होंने पोस्टर के जरिए अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की और कोरोना की वजह से छात्रों को होने वाली दिक्कत पर फिक्र दिखाई। अभी 35 लाख के ऊपर हो चुका है अभी एग्जाम करने के। ये लोग अभी बिहार असम में बाढ़ आ चुका है, वह नाव में जाएगा क्या एग्जाम देने बच्चे लोग। इसके अलावा दिल्ली कांग्रेस के नेताओं ने भी इस मुद्दे पर केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी और दूसरे कई नेता सड़क पर बैठकर विरोध जताते दिखे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें जबरदस्ती वहां से उठा दिया। इस वजह से कांग्रेस नेताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। आप देखें कि पुलिस और जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच यहाँ स्कफल भी देखने को मिल रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक दिन पहले ही ये साफ कर दिया था कि सरकार नीट और जेईई की परीक्षाओं को टालने के बारे में नहीं सोच रही है। जिसके अगले ही दिन नीट और जेईई की परीक्षाएं कराने के विरोध में कई राज्यों के मंत्रियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट से सरकार को पहले ही ये दोनों परीक्षाएं करवाने के लिए हरी झंडी मिल चुकी है, जिसके विरोध में अदालत में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई। ये याचिका बंगाल और महाराष्ट्र समेत पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड के मंत्रियों ने दाखिल की। इन सभी मंत्रियों ने मेडिकल कॉलेज में दाखिले की परीक्षा नीट और इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले की परीक्षा जेईई को टालने के लिए अपनी तरफ से याचिका दाखिल की और कहा कि कोरोना की वजह से राज्य सरकारें अभी परीक्षाएं कराने की हालत में नहीं है, इसलिए उन्हें टाल देना चाहिए। जम्मू कश्मीर के रियासी में पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरने की वजह से कई रास्ते पूरी तरह से बंद हो गए। रियासी से आई तस्वीरों में दिखाई दिया कि किस तरह से पहाड़ से मलबे की शक्ल में बड़े बड़े पत्थर सड़कों पर गिर रहे हैं। पत्थरों के गिरने से वहां मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। सड़क बंद होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि प्रशासन ने मशीनों की मदद से पत्थरों को हटाकर सड़क को दोबारा खोलने का काम शुरू कर दिया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में रोक के बावजूद मुहर्रम पर जुलूस निकालने पर हंगामा खड़ा हो गया। 1990 के बाद से ही श्रीनगर में मुहर्रम के महीने में जुलूस निकालने पर पाबंदी है, लेकिन श्रीनगर में कुछ लोग जुलूस निकालने के लिए सड़कों पर उतर आए, जिसके बाद पुलिस की तरफ से उन पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने सरकारी आदेशों के खिलाफ जुलूस निकालने के आरोप में कई लोगों को हिरासत में ले लिया। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। मुहर्रम को देखते हुए श्रीनगर में सुरक्षा बल की तरफ से कड़े इंतजाम नजर आए। सड़कों पर कंटीली तारें भी रखी दिखी ताकि मुहर्रम की आड़ में आतंकी घाटी का माहौल न बिगाड़ सके। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में दंगों से निपटने के लिए की गई मॉक ड्रिल पर पुलिस बुरी तरह से घिर गई। इस दौरान कई पुलिस वाले आंसू गैस के गोले और रबर की गोलियां दागने में फेल हो गए, जिसका एक वीडियो भी वायरल हो गया है। इस वीडियो में एक पुलिसकर्मी कई कोशिशों के बाद भी अपनी गन से रबर की गोलियां हवा में नहीं दाग सका। जब वो ऐसा नहीं कर पाया तो उसे पीछे कर दिया गया। उसकी तरह कई दूसरे पुलिस वाले भी मॉक ड्रिल में हथियारों को अपने हाथ में लेकर बुरी तरह से फंस गए। प्लास्टिक पैलेट, ये प्लास्टिक पैलेट्स और ये कोरोना से बुरी तरह जूझ रहे अमेरिका में एक ताकतवर तूफान ने भी जमकर तबाही मचाई। लॉरा नाम का ये तूफान अटलांटिक महासागर से उठा था, जिसे अमेरिका में अब तक आए सबसे खतरनाक तूफानों में एक बताया गया। और जब ये तेज रफ्तार तूफान लुजियाना से टकराया तो इसकी ताकत साफ नजर आई। करीब 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने इलाके में तबाही मचा दी। तूफान इतना तेज था कि बड़ी बड़ी इमारतों के भी परखचे उड़ गए। तेज हवाओं ने एक भारी भरकम ट्रक को भी पलट दिया। बाद में किसी तरह उसमें फंसे सवार को बाहर निकाला गया। लॉरा ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर दिया। तूफान की ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उसकी चपेट में आकर करीब 1.5 किलोमीटर लंबी एक मालगाड़ी भी पलट गई। दर्जनों इमारतें पूरी तरह बर्बाद हो गईं। भारी भरकम पेड़ उखड़कर सड़कों और मकानों पर गिर पड़े। बिजली के भारी भरकम टावर तक टूट गए। तूफान ने हजारों को बेघर कर दिया, जबकि कई लाख घर अंधेरे में डूब गए। दिल्ली में इस साल भी बिजली के दाम नहीं बढ़ाने का फैसला लिया गया। दिल्ली में लगातार छठे साल बिजली के दाम नहीं बढ़ेंगे। कोरोना महामारी को देखते हुए दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग ने फैसला लिया।
झारखंड के लातेहार में एक बेकाबू ट्रक 800 फीट गहरी खाई में गिर गया। इस हादसे में ट्रक में सवार 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर है। उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस ने एक दुकान में फर्जी मार्कशीट बनाने वाले का पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के नजदीक ग्रेटर नोएडा में एक तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें उस पर सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश की वजह से पहाड़ टूटने की घटना में 4 मकान गिर गए, जिसके बाद प्रशासन ने बेघर हो चुके लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। जम्मू कश्मीर के रियासी में पहाड़ खिसकने की वजह से इलाके की कई सड़कें बंद हो गई, जिसके बाद प्रशासन ने उन्हें खोलने का काम शुरू कर दिया। कोरोना संकट के बीच उड्डयन मंत्रालय ने घरेलू विमानों में सफर के नए नियमों का ऐलान कर दिया। बदले गए नियमों के मुताबिक यात्रा के दौरान अब यात्रियों को पैक खाना परोसा जा सकेगा, जिस पर महामारी की वजह से अभी तक पाबंदी थी। लेकिन यात्रियों को खाने पीने का कोई भी सामान दोबारा इस्तेमाल में न आने वाले बर्तनों में ही परोसा जा सकेगा। यही नहीं, चालक दल के किसी भी सदस्य को खाना परोसने से पहले नए दस्ताने पहनने होंगे ताकि साफ सफाई बनी रहे। विमान से उड़ान भरने के दौरान यात्रियों को भी इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि वो मास्क पहने रहें, और ऐसा नहीं करने पर उस यात्री को नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया जाएगा, यानी अगली बार से वो हवाई उड़ान नहीं भर सकेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बल ने 3 आतंकियों को मार गिराया। आतंकियों और सुरक्षा बल के बीच मुठभेड़ रात से ही जारी थी, जिसके बाद वहां 3 आतंकियों को मार गिराया गया। आपको बड़ी खबर बता दें, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बल ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। आतंकियों और सुरक्षा बल के बीच कल रात से ही ये मुठभेड़ जारी थी, जिसके बाद वहां 3 आतंकियों को सुरक्षा बल ने मार गिराया। प्रशांत महासागर में अमेरिका के कोस्ट गार्ड के जवानों का सामना एक ऐसे खतरनाक दुश्मन से हुआ कि उनकी जान खतरे में पड़ गई। एक शार्क वहां समंदर में तैर रहे कोस्ट गार्ड के जवानों का शिकार करने पहुंच गई। ऐसे में अपने साथियों को बचाने के लिए कोस्ट गार्ड के अधिकारी पानी के एक जहाज से समंदर में गोलियां चलाते नजर आए। बताया गया कि लंबी ड्यूटी के बाद थकान मिटाने के लिए कोस्ट गार्ड के 30 से 40 जवान समंदर में स्विमिंग करने उतरे थे, लेकिन उनकी मस्ती में तब खलल पड़ गया जब 6 से 8 फीट लंबी एक शार्क उनकी तरफ बढ़ती नजर आई। शार्क को देख जहाज पर तैनात कोस्ट गार्ड के अधिकारी चौकन्ने हो गए और उन्होंने अपनी बंदूकें निकाल ली। इसके बाद क्रू के कुछ सदस्य एक नाव में और बाकी जहाज पर चढ़ते नजर आए। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में भारी बारिश की वजह से वहां बहने वाली तमाम छोटी और बड़ी नदियों में उफान आ गया है, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इलाके की कई सड़कें पूरी तरह से पानी में डूब गई हैं और उन्हें देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे वहां कोई नदी बह रही हो। वहां से आई एक तस्वीर में कुछ लोग उफनती नदी में रेलवे पुल से कूदते हुए भी दिखाई दिए। कई लोग वहां खड़े नजर आए, लेकिन किसी ने भी नदी में कूदने वालों को रोकने की कोशिश नहीं की। कुछ इलाकों में तो बाढ़ का पानी मकानों और दुकानों के अंदर घुस गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। उत्तराखंड के चमोली में पहाड़ खिसकने से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया। वहां लगातार बारिश होने की वजह से पहाड़ खिसक गया, जिसके बाद पहाड़ के बड़े हिस्से से मलबा नीचे गिरना शुरू हो गया। मिट्टी के साथ छोटे छोटे पत्थर भी सड़क पर जमा हो गए। पहाड़ खिसकने के बाद उस पर मौजूद हरे भरे पौधे भी सड़क पर दिखाई दिए। इस घटना की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें सड़क पर मिट्टी गिरने से वहां कुछ देर तक धूल ही धूल उड़ती दिखी। पहाड़ से इतना ज्यादा मलबा गिरा कि वो सड़क ब्लॉक हो गई और वहां से लोगों को आना जाना थम गया। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार विधानसभा चुनाव टालने की मांग खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार विधानसभा चुनाव टालने से इनकार कर दिया। अदालत ने साफ किया कि कोरोना चुनाव टालने की कोई वजह नहीं हो सकती और चुनाव आयोग हर बात को ध्यान में रखकर चुनाव घोषित करेगा। इससे पहले कोर्ट में कोरोना संकट की वजह से विधानसभा चुनाव टालने की मांग की गई थी। दिल्ली के विकासपुरी में एक तेज रफ्तार कार फ्लाईओवर से गिर गई। इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। अमेरिका के बॉब और माइक ब्रायन की जोड़ी ने टेनिस से संन्यास ले लिया। इससे पहले इन दोनों खिलाड़ियों ने यूएस ओपन में नहीं खेलने का फैसला लिया था और इसी के बाद इनकी रिटायरमेंट की अटकलें तेज हो गई थी। इन जुड़वा भाइयों ने 16 बार ग्रैंड स्लैम के खिताब अपने नाम किए हैं, जिनमें 5 यूएस ओपन भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में किन्नरों ने बीच सड़क पर एक नकली किन्नर की बेरहमी से पिटाई कर दी। आरोप है कि वो आदमी नकली किन्नर बनकर इलाकों में लोगों से जबरदस्ती पैसे की उगाही करता था, जिसका पता चलते ही इलाके के किन्नरों ने उसे लोगों से पैसा उगाही करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया और फिर बीच सड़क पर उसकी पिटाई शुरू कर दी।
कोई उस पर ताबड़तोड़ डंडे चलाता दिखा तो कोई उस पर दनादन चप्पल बरसाता नजर आया। इस दौरान पिटाई खा रहा वो आदमी किन्नरों के सामने रोता रहा, चिल्लाता रहा, गिड़गिड़ाकर उनसे छोड़ देने की गुहार लगाता रहा, लेकिन इसके बाद भी किन्नरों ने उसे पीटना नहीं छोड़ा। इतना ही नहीं, गुस्से से भरे किन्नरों ने उसके कपड़े तक फाड़ दिए। काफी देर तक बीच सड़क पर किन्नर उसकी पिटाई करते रहे। इस बीच हंगामे की वजह से वहां आसपास के कई लोग जमा हो गए, लेकिन किसी ने भी किन्नरों को मारपीट करने से रोकने तक की कोशिश नहीं की। कुछ लोग तो दूर से इस पूरे बवाल का वीडियो बनाते रहे। ताइवान की राजधानी ताइपे में बिना ड्राइवर वाली बसों का सफर शुरू हो गया। ताइवान काफी वक्त से सड़कों पर बिना ड्राइवर वाली बसों को दौड़ाने की तैयारी कर रहा था और कई परीक्षणों से गुजरने के बाद इन बसों को राजधानी ताइपे की सड़कों पर उतार दिया गया। सामने आई एक तस्वीर में यात्रियों को ले जा रही एक बस बिना ड्राइवर सड़क पर सरपट दौड़ती नजर आई। वहां बैठा एक आदमी बस की हरकतों पर ध्यान रख रहा था, जबकि ये बस बिना किसी मदद के खुद ब खुद मंजिल की तरफ बढ़ती दिखी। कई तरह की खूबियों से लैस इस बस में सब कुछ ऑटोमेटिक नजर आया। बस का स्टीयरिंग अपने आप चल रहा था। उसके अंदर और बाहर हर जगह कैमरे लगे थे। इतना ही नहीं, बस के अंदर लगी एक स्क्रीन अगले स्टॉप के बीच कितनी दूरी बची है इसकी जानकारी भी देती नजर आई। बस में सवार यात्रियों ने इस सफर को शानदार अनुभव बताया और बस की काफी तारीफ की। कई तरह के सेंसर से लैस इस बस में जीपीएस सिस्टम की जगह लिडार तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से ये ज्यादा सटीक तरीके से रास्तों का पता लगा सकती है। कोरोना संकट के बीच गुजरात बीजेपी के नए अध्यक्ष सीआर पाटिल की ताबड़तोड़ रैलियों और रोड शो पर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस का आरोप है कि गुजरात बीजेपी की कमान मिलने के बाद से सीआर पाटिल राज्य में कोरोना से जुड़े नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और राज्य की विजय रूपाणी सरकार उन्हें करने दे रही है, जिसके अब कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। दावा है कि ये वीडियो गिर सोमनाथ से सुरेंद्रनगर जिले तक हुए कार्यक्रमों के हैं, जिनमें गुजरात बीजेपी के नए अध्यक्ष सीआर पाटिल शामिल हुए। इनमें एक कार्यक्रम के वीडियो में भीड़ के बीच उन्हें बिना मास्क के भी देखा गया। इसी तरह दावा है कि गुजरात बीजेपी की कमान अपने हाथों में आने के बाद सीआर पाटिल ने कई जिलों में रोड शो भी किए, जिनमें एक रोड शो के वीडियो में लोग कोरोना से बचाव के नियमों को तोड़ते नजर आए। कांग्रेस का आरोप है कि ऐसे वक्त में जब कोरोना के खतरे की वजह से लोगों को बड़े कार्यक्रम आयोजित करने से रोका जा रहा है, तब गुजरात बीजेपी के मुखिया सरकारी आदेशों का मजाक बना रहे हैं। कहीं पर सोशल डिस्टेंसिंग दिखता नहीं है, मास्क वाले लोग है नहीं, लेकिन ये कानून सिर्फ और सिर्फ आम आदमी के लिए है, खास आदमी के लिए नहीं है। हालांकि बीजेपी की दलील है कि कांग्रेस बेवजह इस मुद्दे पर बखेड़ा खड़ा कर रही है। कांग्रेस रोज ने रोज जुलूस निकालती है, तब उनको सोशल डिस्टेंस का ख्याल नहीं आता। यही नहीं, खबरें तो यहां तक हैं कि कांग्रेस के विरोध के बावजूद सीआर पाटिल अब दूसरे जिलों में भी कार्यक्रम की योजना बना रहे हैं, जिसकी वजह से इस मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया। खबरें हैं कि सीआर पाटिल बनासकांठा के अंबाजी मंदिर से अरवल्ली तक कार्यक्रम की योजना बना रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये कार्यक्रम 3 सितंबर को अंबाजी से शुरू होकर 5 सितंबर तक चल सकते हैं, जिसके बाद अब कांग्रेस ने राज्य की बीजेपी सरकार से इन कार्यक्रमों पर रोक लगाने की मांग की। कांग्रेस सीआर पाटिल को इसलिए भी घेर रही है क्योंकि अब तक जिन जिलों में उनके कार्यक्रम हुए हैं वहां विधायकों से लेकर बीजेपी जिला अध्यक्ष और कई कार्यकर्ताओं को कोरोना हो चुका है। हालांकि बीजेपी की दलील है कि वो इन कार्यक्रमों में कोरोना से बचाव का पूरा ध्यान रख रही है। ओडिशा के जाजपुर में एक मकान चंद सेकंड के अंदर बाढ़ में पानी की तरह समा गया और इससे किसी को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस घटना ने लोगों को खौफ से भर दिया। पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से वहां बहने वाली ब्रह्माणी नदी पूरे उफान पर है, जिसकी वजह से इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कुछ इलाकों से तो डरा देने वाली तस्वीरें भी सामने आई। वहां से आई एक तस्वीर में एक मकान बाढ़ के पानी में चंद सेकंड के अंदर ही समा गया। घटना के वक्त वहां कई लोग खड़े दिखाई दिए, जो मकान के पानी में समाने का मोबाइल से वीडियो बनाते हुए नजर आए। इसी तरह की एक दूसरी तस्वीर में सड़क का एक हिस्सा बाढ़ के पानी में बह गया, जिसकी वजह से नदी का पानी गाँव में तेजी से घुसता दिखा। सड़क के दोनों तरफ लोगों की भीड़ दिखाई दी। किनारे पर एक मकान भी नजर आया, जिस पर अब गिरने का खतरा मंडरा रहा है। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में एक मकान से एनडीआरएफ के जवान रस्सी की मदद से एक महिला और उसके बच्चे को रेस्क्यू करते दिखे। ऑस्ट्रेलिया के दूसरे सबसे बड़े शहर मेलबर्न में आए एक शक्तिशाली तूफान की वजह से 56,000 घरों की बिजली गुल हो गई। तूफान की वजह से वहां 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चली, जिसने वहां भारी तबाही मचाई। तूफान की चपेट में आकर एक बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई।
तूफान के बाद सामने आई तस्वीरों में बर्बादी का मंजर साफ नजर आया। तूफान से कई मकान तबाह हो गए, उनकी छतें, खिड़कियां सब टूटी नजर आईं। बड़े बड़े पेड़ जड़ समेत उखड़ गए, कई पेड़ तो मकानों और गाड़ियों के ऊपर गिरे नजर आए। तूफान में अपने आशियाने गंवाने के बाद लोगों ने इसे काफी डराने वाला अनुभव बताया। We heard a lot of wind and a lot of noise, and we looked out the window and we could see trees coming down. तूफान की वजह से वहां के 56,000 घरों की बिजली भी गुल हो गई, जिसकी वजह से वहां के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। ये तूफान जहां से भी गुजरा अपने पीछे तबाही का मंजर छोड़ता चला गया। हालांकि तूफान के बाद वहां तुरंत ही राहत बचाव अभियान शुरू कर दिया गया। कई कर्मचारी सड़कों पर गिरे पेड़ साफ करते दिखाई दिए। सुशांत केस के आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती पर सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। सीबीआई ने एक बार फिर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया है। इससे पहले सुशांत केस की जांच शुरू होने के 8वें दिन मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया। पहली बार रिया से पूछताछ कर रही सीबीआई ने डीआरडीओ गेस्ट हाउस में करीब 10 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान रिया और सुशांत के रिश्तों से लेकर दोनों के अलग होने से जुड़े कई सवाल सीबीआई ने पूछे। बताया गया कि सीबीआई के हर सवाल के जवाब में रिया ने खुद को निर्दोष बताया। रिया से मुंबई के डीआरडीओ गेस्ट हाउस में कल सुबह से पूछताछ शुरू हुई थी। सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक रिया से जो सवाल पूछे गए उनमें ज्यादातर सुशांत और उसके रिश्तों के बारे में थे। सीबीआई ने रिया से पूछा 8 जून को सुशांत के साथ रिश्ता तोड़ने की असल वजह क्या थी। 14 जून को सुशांत ने रात 2 बजे फोन किया तो कोई इमरजेंसी क्यों नहीं लगी। 9 जून से 13 जून के बीच किसी स्टाफ को फोन क्यों नहीं किया गया। इसके अलावा भी कई सवाल पूछे, जैसे कि 9 जून से 13 जून तक सुशांत की तबीयत के बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं ली गई। 9 जून को शौविक ने सुशांत की कॉल के बारे में बताया तो सुशांत को फोन क्यों नहीं किया। सीबीआई सूत्रों ने दावा किया कि रिया ने इनमें किसी भी सवाल का सही तरीके से जवाब नहीं दिया, बल्कि हर बार खुद को निर्दोष बताती रही। सीबीआई ने ये तमाम सवाल पूछे और इनका जवाब पाने की कोशिश की, लेकिन रिया ने किसी भी सवाल का ठीक ढंग से जवाब नहीं दिया और हर सवाल को घुमाते हुए खुद को निर्दोष बताती रही। ये तमाम सवाल सीबीआई ने पूछे रिया से कि 9 जून से 13 जून तक सुशांत की तबीयत के बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं ली गई, लेकिन हर सवाल के जवाब में रिया ये कहती रही कि वो निर्दोष है। आज फिर रिया से पूछताछ होगी। कल भी 9 घंटे तक शौविक और रिया से पूछताछ हुई थी और आज फिर से उनसे पूछताछ हो पाई। और हमारे सहयोगी अरुण इस वक्त रिया के घर के बाहर से मौजूद हैं और हमारे दूसरे सहयोगी डीआरडीओ ऑफिस जो है वहां गेस्ट हाउस वहां पर मौजूद हैं। सबसे पहले अरुण के पास चलते हैं। अरुण, क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं वो हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मुंबई में कल से ही लगातार बारिश हो रही है। इस बीच रिया चक्रवर्ती को दूसरे दिन लगातार समन किया है सीबीआई ने। 10 बजे का वक्त दिया गया है। आज कल 11 बजे बुलाया था और उम्मीद की जा रही है कि अब से कुछ देर बाद रिया चक्रवर्ती जो उनका घर है, यहाँ पर मैं कैमरा पर्सन जयपाल राउत से कहूँगा दिखाएं जरा तस्वीरें, यहाँ से निकलने वाली हैं और मीडिया का जमावड़ा दोनों तरफ है। 2 गेट हैं उनके घर के। ये जो सामने का गेट आप देख रही हैं, यहाँ से अक्सर वो आती जाती हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो दूसरे गेट का भी इस्तेमाल करती हैं। वो गेट भी मैं दर्शकों को दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये जो दूसरा गेट है, यहाँ पर जमावड़ा इसलिए लगा है क्योंकि कल रिया चक्रवर्ती जब सीबीआई के दफ्तर जो डीआरडीओ गेस्ट हाउस में बनाया गया अस्थायी दफ्तर वहाँ जा रही थी, तो इस रास्ते से गई थी वो, और इसलिए दोनों तरफ आज मीडिया का जमावड़ा है। जाहिर सी बात है, लाजिमी है कि कई ऐसे सवाल अभी हैं जिनका जवाब रिया चक्रवर्ती नहीं दे पा रही है या उनके जवाब से सीबीआई संतुष्ट नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो खुलासे कल हुए हैं, 26 लाख रुपए रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में एक दूसरे अकाउंट से आए, जहां पर 48 लाख रुपए सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से गए थे। तो एक तरह से यह आशंका जाहिर की जा रही कहीं ये पैसा दूसरे चैनल का इस्तेमाल करके रिया चक्रवर्ती के खाते में तो नहीं आया। इस बाबत तस्वीर साफ होना चाहता है और सीबीआई इसको लेकर के पूछताछ कर रही है। साथ ही साथ एक ड्रग्स को लेकर के भी लगातार रिया मना कर रही है कि इस तरह का कोई वो न ड्रग्स लेती थी, न उनकी जानकारी थी। हाँ, मैरिजुआना जरूर सुशांत सिंह राजपूत उसका इस्तेमाल करते थे, लेकिन ड्रग्स की लगातार एंट्री इस पूरी कहानी में हो रही है। और एक नई जो चैट सामने आई है, उसमें रिया चक्रवर्ती ड्रग पेडलर के साथ बातचीत कर रही हैं। ये पूरी तरह से साफ हो गया है। इन 2 फ्रंट पर रिया चक्रवर्ती की जो सफाई है उससे सीबीआई संतुष्ट नहीं है। साथ ही साथ जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद रिया का रिएक्शन था, या जब वो 8 जून को घर छोड़ के गई तब से लेकर के सुशांत सिंह राजपूत की मौत तक उनका जो रिएक्शन था या उनका जो व्यवहार था, वो भी सीबीआई के समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि जो दावा कर रही थी रिया चक्रवर्ती की पिछले 1.5 साल से बहुत ही इंटेंस रिलेशनशिप लिव इन में रह रही थी, और इस बीच एक बार उन्होंने कह दिया कि आप घर छोड़ के जाओ और उसके बाद
सुशांत सिंह की बात करने की कोशिश नाकाम रही। 2 बजे रात में अगर कोई फ़ोन करता है, कोई कॉल बैक नहीं, बात करने की कोशिश नहीं, सौविक से बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत, उसके बावजूद रिया उनसे बात नहीं करती हैं। तो इसमें कुछ न कुछ संदेह नज़र आ रहा है और मुझे लगता है कि सीबीआई कल जो उसने बातचीत की है, पूछताछ की है, उससे इसीलिए संतुष्ट नहीं है क्योंकि कई ऐसे मोर्चे हैं जिन पर सीबीआई इनके जवाबों से संतुष्ट नहीं है। उसको ये जवाब समझ नहीं आ रहे। जैसे इटली की पेंटिंग के बारे में भी मैं लगातार कह रहा हूँ फराह, उस पेंटिंग को देख करके सुशांत सिंह राजपूत पूरी रात सोए नहीं और डिप्रेस हो गए। वो लड़का जो नासा में ट्रेनिंग करके 1 महीने की आया हो, जो फिल्म सिटिंग जो सोन चिरैया की वो शूटिंग कर रहा हो और बीहड़ में वो रात में तारामंडल देखता हो टेलीस्कोप से, जो विज्ञान में रुचि रखता हो, जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स जानता हो, वो एक तस्वीर से घबरा जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा और रात भर सो नहीं पाएगा। इन सारे सवालों पर जो रिया का जवाब था, उससे जांच एजेंसी जो है सीबीआई, वो मुतमईन नहीं है, वो सहमत नहीं, और इसीलिए आज दूसरी बार उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। बिल्कुल अरुण, और लगातार बने रहिए। हमारे दूसरे सहयोगी विवेक इस वक्त डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर मौजूद हैं। विवेक, कल भी 9 घंटे तक पूछताछ हुई और जो सवाल पूछे गए उससे सीबीआई संतुष्ट नहीं थी। आज फिर 10 बजे बुलाया है, आप वहां पर मौजूद हैं, क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? पर आपको बताना चाहेंगे कि कल रिया चक्रवर्ती और शोभित चक्रवर्ती से तकरीबन 10 घंटे तक पूछताछ हुई थी। उन्हें सुबह 11 बजे मुंबई के डीआरडीओ जो ऑफिस है, अगर मैं अपने कैमरा रमेश से बोलूँ, आप दिखा सकते हैं कि जो डीआरडीओ और एयरफोर्स का ये गेस्ट हाउस है, यहीं पर रिया चक्रवर्ती और शोभित चक्रवर्ती के साथ जो आई विटनेसेस इस पूरे मामले में, उन्हें बुलाया गया था। और सुबह 11 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक, यानी 10 घंटे तक कंटिन्यू रिया चक्रवर्ती और शोभित चक्रवर्ती से पूछताछ होती रही। और सीबीआई सूत्रों का मानना है कि रिया चक्रवर्ती ने जो मुंबई पुलिस को जो स्टेटमेंट दिया था, उसी स्टेटमेंट पे वो अड़ी रही। उनका साफ तौर पे कहना था कि जो मैंने मुंबई पुलिस को स्टेटमेंट दिया उसी का जवाब वो देते रही। हालांकि सीबीआई के अधिकारियों ने पूरी कोशिश की कि हर तरीके से और हर एंगल से सवाल पूछा जाए रिया से, लेकिन रिया ने जो मुंबई पुलिस को स्टेटमेंट दिया वो उसी पर अड़ी हुई थी। कई ऐसे सवाल थे जिस पर रिया अनकंफर्टेबल हो गई थी और रिया का साफ तौर पर कहना था कि उन्हें याद नहीं आ रहा है क्योंकि बात को 8 से 10 महीने हो चुके हैं। लेकिन जो सबसे अहम पूछताछ है वो रिया से 8 से 14 तारीख के बीच में हो रही थी, क्योंकि 8 तारीख जो सबसे अहम तारीख है उसके बारे में सीबीआई जानना चाहती है कि आखिरकार 8 तारीख को ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से रिया और सुशांत के दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और रिया जो है वो सुशांत का घर छोड़कर चली जाती है। तो सीबीआई के सवालों का जवाब वो ठीक से नहीं दे रही थी, इसी वजह से रिया को आज एक बार फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आज की ताजा खबर में इतना ही।